हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल वी आर नॉवल स्टोरी पे। और आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और दोस्तों, आप बस इसका 40 एपिसोड सुने लीजिए और आपको ये पसंद ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो चलिए आज की बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करते हैं। सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 1। सेन परिवार। हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी जैसा एक और भी ग्रह है जो पृथ्वी से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वो सारी जगह सुंदरता से भरी हुई है। चारों तरफ खूबसूरत और साफ वातावरण और आम जिंदगी। पर ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये पूरी ही जगह चमत्कारी जादुई शक्तियों से भरी हुई है। यहाँ भी हम इंसानों जैसे ही इंसान रहते हैं, पर इंसानों के अलावा यहाँ कुछ ताकतवर खूंखार राक्षस भी है जिनके पास अद्भुत ताकत है। इस धरती को देवभूमि बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो सबसे ज्यादा शक्तियाँ हासिल कर लेता है उसे भगवान की उपाधि दे दी जाती है। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही राज करते हैं, पर उतनी ताकत हासिल करके वहां तक पहुंचना किसी के भी बस की बात नहीं है। कहानी शुरू। एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर एक शहर बसा हुआ था। वो शहर देवभूमि का तीसरे नंबर का सबसे ताकतवर शहर था, जिसका नाम क्राउन शहर था। क्राउन शहर के सबसे ताकतवर परिवारों में से तीसरे नंबर पर था सेन परिवार। रात हो रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे जिनसे बिजली गरज रही थी। शहर से ऊपर एक बहुत बड़े मंदिर के अंदर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में छोटे बड़े सभी बच्चे बच्चियां भी मौजूद थे। तभी सामने से एक आदमी आता है और सब उसे ही देखने लग जाते हैं। वो आदमी तेज आवाज में पुकारता है, शौर्य सेन। कोई जवाब नहीं आता तो वो आदमी फिर से तेज आवाज में पुकार लगाता है, शौर्य सेन सामने आओ। काले रंग के कपड़े पहले एक लड़का निराश खड़ा हुआ था, जो शौर्य सेन सुनकर अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपना सिर नीचे झुकाए धीरे धीरे आगे आने लगता है। वो लड़का करीब 12 या 14 साल का होगा, पर देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उसके लंबे बाल उसकी आंखों तक गिरे हुए थे और आंखें बड़ी और काली थी। होठ लाल और गोरा रंग और कद करीब 5.5 फीट। शौर्य सेन आगे आता जा रहा था और सब उस पर हंस रहे थे। पता नहीं ऐसी क्या वजह थी जो सब उस पर हंस रहे थे और उसके बारे के बातें बना रहे थे, और उस लड़के की गर्दन उठ तक भी नहीं रही थी। शौर्य सेन आगे आ जाता है और अपने उल्टे हाथ की तरफ हवा में उड़ते एक बड़े से पत्थर की तरफ देखता है, जिसके नीचे आधे चांद जैसा आकर जमीन पर बना हुआ था। तभी पीछे से एक लड़का आता है और कहता है, जाओ जाओ, एक बार फिर से अपना मजाक बनवा लो जीनियस। ये सुनकर सब शौर्य पर जोर से हंसने लगते हैं और शौर्य गुस्से में आगे बढ़ जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए उस बड़े से पत्थर से पहले जमीन पर बने लंबे चौकोर पत्थर के पास आकर रुक जाता है। उस पत्थर के अंदर नीले रंग का एक स्टोन लगा हुआ था। शौर्य उस स्टोन को ही देखे जा रहा था। तभी वो आदमी जो शौर्य को पुकार लगा रहा था, वो कहता है, तुम्हारा टेस्ट अब शुरू होता है। ये सुनकर शौर्य अपनी आंखें बंद करता है और शक्त होकर अपना हाथ उस स्टोन के ऊपर रख देता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा महल जैसा घर बना हुआ था। वो घर सेन परिवार का था और उसके अंदर जालिया परिवार का लीडर अब्बास खान के साथ सेन परिवार के लीडर के सामने बैठा हुआ था। जालिया परिवार हर वक्त सेन परिवार के खिलाफ रहता था। दोनों के बीच कभी भी नहीं बनती थी। जालिया परिवार का मुखिया जुबैर खड़ा होकर बहुत जोर से हंसता है, हा 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 हा। सेन परिवार के मुखिया जयंत भी वहां थे और वो जुबैर को हंसता देखकर कहते हैं, हंसना बंद कर जुबैर, हमें ज्यादा गुस्सा मत दिला। जुबैर उस शहर के तीसरे सबसे अमीर परिवार के मुखिया अब्बास खान के पास बैठ जाता है और कहता है, इस शहर के सबसे अमीर आदमी ने ये कहा है कि सेन परिवार के सभी बाजार अब मैं और अब्बास संभालेंगे। ये सुनकर जयंत सेन जवाब देते हैं, ये हरगिज नहीं होगा। ये सुनकर जुबैर शक्त होकर मेज पर हाथ मारता है और खड़ा होकर कहता है, बाजार हमेशा उसको देखता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है और हमारा ऑफर तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो क्या तुम अब भी हमारे सामने टिक पाओगे, क्योंकि अगले साल सेन परिवार क्राउन शहर से बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनकर जयंत सेन के साथ आए दोनों लोग गुस्से में आ जाते हैं और अपनी अपनी शक्तियों बाहर निकाल कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर जुबैर भी शक्त हो जाता है। तभी जयंत सेन अपने आदमियों को रोकते हैं और एक कार्ड निकालकर जुबैर की तरफ करते हुए बताते हैं, ये मेरे बेटे शौर्य की शादी का कार्ड है।
ये सुनकर जुबैर और अब्बास चौंक जाते हैं और अब्बास पूछता है क्या ये वही शौर्य सेन है जो 4 साल का होते ही शक्तियां पाने के लिए तैयारी करने लग गया था और 10 साल का होने पर लेवल 9 पर पहुंच गया था और 11 का होते ही लेवल 10 को पार कर गया। क्या ये वही जीनियस है? जयंत कुछ जवाब नहीं देते और कार्ड जुबैर की तरफ फेंक देते हैं। जुबैर कार्ड पकड़ लेता है और पढ़ना शुरू करता है। कार्ड में लिखा हुआ था ये शादी का न्योता सेन परिवार से शौर्य सेन और नागा परिवार से नैना नागा की होने वाली शादी का है। उस कार्ड पर दोनों परिवारों की मोहर भी लगी हुई थी और ये देखकर जुबैर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि नागा परिवार भी एक ताकतवर परिवार था। अब्बास ये सब सुनकर कहता है इनकी शादी कब तय हुई और हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? जयंत सेन जवाब देते हुए कहते हैं ये बस एक छोटी सी ही तो बात है, फिर इसे सबसे सामने लाने की जरूरत भी क्या है, चलो अब बैठ जाओ और चाय पियो, इसे तुम बैठकर भी पढ़ सकते हो। इतना कहकर जयंत सेन मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाते हैं। जुबैर भी निराश होकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाता है और वो बस उस कार्ड को ही देखे जा रहा था। अब्बास उसे समझाते हुए बताता है यमन समुदाय ताकतवर लोगों से भरा हुआ है। बेशक ये शहर से बाहर है, पर अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो वो सेन परिवार की मदद करने के लिए जरूर आ जाएंगे। ऊपर से नैना यमन समुदाय के लीडर की पसंदीदा स्टूडेंट है। पता नहीं ये सब आखिर हो कब गया। उन्हें खुसर पुशर करता देखकर जयंत सेन बताते हुए कहते हैं तुम मेरा बाजार हथियाने आए थे, पर अब मुझे डर है कि तुम बाजार तो गवाओगे ही, बल्कि जो तुम्हारा अपना है तुम वो भी गवा बैठोगे। ये सुनकर जयंत सेन के साथ उनके दोनों साथी भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। शौर्य अभी मंदिर के अंदर ही था और सब उसे ही देख रहे थे। शौर्य जैसे ही स्टोन को छूता है तो स्टोन चमकने लगता है और ऊपर हवा में उड़ रहे पत्थर के ऊपर लिखा आता है शक्ति स्तर केवल तीसरे स्तर पर। ये देखकर शौर्य बुरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि सेन परिवार के सबसे होशियार जीनियस बच्चे की एकदम से हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सब जोर जोर से शौर्य पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का हंसते हुए कहता है अरे क्या सच में जीनियस इतने महान लोगों को बोला जाता है जो 12 साल के हो गए पर अभी भी छोटे बच्चों की तरह तीसरे लेवल पर पड़े हैं। हा 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 हा, ये तो अपने परिवार के नाम पर धब्बा है, दूसरी लड़की बोलती है। तभी जो लड़का पहले शौर्य को जीनियस बोल रहा था वो शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है अगर ये लीडर का बेटा नहीं होता तो इसे अभी तक परिवार से बाहर कर दिया गया होता। उन सब की बकवास सुनकर शौर्य काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उदास होकर वहां से वापस आने लगता है। तभी पुजारी एक दूसरी लड़की को पुकारता है मिया सेन आगे आओ। ये सुनकर लाल बालों वाली एक सुंदर सी लड़की आगे आ जाती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। शौर्य सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और मिया उसे देखकर इग्नोर कर देती है। ये देखकर शौर्य रुककर अपने साइड से जाती मिया से पूछता है मिया क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती और आगे की तरफ चली जाती है। शौर्य निराश होकर भीड़ के बीच में से गुजर रहा था और सब उस पर हंस रहे थे। शर्म से शौर्य की गर्दन नीचे झुकी हुई थी, तभी एक लड़की एकमत से शौर्य के आगे आकर खड़ी हो जाती है। इस लड़की का नाम जोया सेन था। ये लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। हल्के काले नीले बाल, मोटी मोटी नीली आंखें, गुलाब जैसी लाल होठ और चांद की तरह चमकता चेहरा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए जोया बहुत ही प्यार से शौर्य को देख रही थी। जोया ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। शौर्य अभी भी काफी ज्यादा उदास था। तभी जोया उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए प्यारी सी आवाज में कहती है जब तक जंगल हरे भरे है तो जलाने के लिए लकड़ियां भी मिल जाएंगी। तभी पुजारी मिया से कहता है मिया सेन तुम्हारी शक्ति का लेवल 7 है, जो काफी सही है। पुजारी आगे जोया को बुलाते हुए कहता है जोया सेन अब तुम्हारी बारी। जोया अपना नाम सुनकर शौर्य से कहती है शौर्य अब मेरी बारी है, इसलिए यही मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी आई। इतना कहकर जोया सीधा वहां से आगे की तरफ चली जाती है और शौर्य आंखें बंद करके ऐसे ही खड़ा रहता है। जोया पत्थर के पास जाकर जैसे ही स्टोन को छूती है तो हवा में उड़ने वाला पत्थर गोल्डन रंग का चमकने लगता है और ये देखकर सब बुरी तरह से चौंक जाते हैं। उस बड़े से पत्थर पर लिखा हुआ आता है शक्ति स्तर 9वें स्तर पर पहुंच गया है। पुजारी भी ये देखकर हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाते हुए बताता है जोया सेन शक्ति स्तर लेवल 9 पर है। शौर्य भी ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है।
सारी भीड़ जोया की तरफ भागने लगती है और शौर्य मन ही मन जोया को बधाई देते हुए कहता है, बधाई हो जोया। मैं तुम्हारे लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। अब शौर्य सीधा वहां से जाने लगता है। तभी जोर से बारिश पड़ने लगती है। सभी लोग बारिश में भीगने से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर शौर्य भीगते हुए ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। जयंत सेन बड़े ही आराम से बैठकर चाय पी रहे थे और अब्बास खान और जुबैर उनके सामने निराश खड़े हुए थे। जुबैर अपने हाथ में पकड़ा कार्ड जयंत सेन की तरफ वापस फेंक देता है। जयंत सेन कार्ड पकड़ लेते हैं और थोड़े गुस्से में कहते हैं, आराम से, ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है, कोई आम पर्चा नहीं है। तभी घर के द्वार पर खड़ा पहरेदार आवाज लगाता है, मिस नैना नागा यहाँ आ रही है। ये सुनकर जयंत सेन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी रात और बारिश में नैना नागा दूसरे शहर से उनके शहर में आई थी। ऐसा क्या हो गया था जो शौर्य सेन जैसा मशहूर जीनियस लड़का लेवल 10 पार करने के बाद भी फिर से वापस से लेवल 3 पर आ गया था। आखिर जुबैर और अब्बास सेन परिवार के बाजार को क्यों हत्याना चाहते थे? उनके बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी? इतनी रात और घमासान बारिश में नैना आखिर किस वजह से अपने शहर से क्राउन शहर सेन परिवार के पास आई थी? सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 2। नैना अपने उन 3 सिपाहियों के साथ अंदर आ जाती है और सबसे पहले जयंत सेन को झुककर प्रणाम करती है। सेन परिवार के लीडर, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है नैना, हम जल्द ही परिवार बनने वाले हैं, जयंत सेन नैना से कहते हैं। नैना सीधी खड़ी हो जाती है और उसके तीनों साथी छतरी समेट लेते हैं और उनमें से एक सिपाही एक बॉक्स को अपने हाथों में पकड़े नैना के करीब आ जाता है। नैना उस सिपाही को इशारा कर देती है और वो उस बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स खुलते ही उसके अंदर से एक गुलाबी रंग की चमकदार गोली सबके सामने आ जाती है। नैना बताती है, ये गोली कोई आम गोली नहीं बल्कि एक शक्तिशाली गोली है। मुझे यकीन है कि आप इसे जरूर स्वीकार करेंगे। उस गोली के बारे में जानकर जयंत सिंह और बाकी सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। नैना आगे बताती है, अगर किसी को भी एकदम से ज्यादा ताकतवर बनना हो तो वो जब लेवल 9 से 10 पर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है और इसमें हारने की ज्यादा संभावना है। अगर इसमें असफल रहे तो आपकी शक्ति का लेवल नीचे गिर जाता है और अगर ज्यादा ही किस्मत खराब रही तो आपके लेवल एक साथ गिर जाएंगे और फिर 10 गुना ज्यादा समय लगेगा फिर से वहां तक पहुंचने में। पर ये जादुई गोली आपको एक ही बार में वहां तक पहुंचा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसको लेने के बाद कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना बताने के बाद नैना अपने सिपाही को इशारा कर देती है और सिपाही उस गोली को वापस से बॉक्स में रखकर बॉक्स को जयंत सेन की तरफ बढ़ा देता है। जयंत सेन बॉक्स नहीं पकड़ते और नैना से कहते हैं, बेटा नैना, तुम्हें हमें इस तरह का अनमोल तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कभी नहीं जानता कि इसके साथ करना क्या है। नैना आगे आकर उनसे कहती है, मैं सच को छुपाना नहीं चाहती। मैं यहाँ आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ, मुझे आशा है कि आप मेरी रिक्वेस्ट जरूर स्वीकार करेंगे। नैना को खुद से कुछ मांगता देखकर जयंत खुश होकर कहते हैं, बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जो मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। नैना सख्त होकर बताती है, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये सुनकर जयंत सेन बुरी तरह से चौंक जाते हैं, पर वहां मौजूद खड़े जुबैर और अब्बास के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जयंत सेन को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो दोबारा से पूछते हैं, बेटा अभी तुमने क्या कहा? एक बार दोबारा बोलोगी? नैना जवाब देती है, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं आपके बेटे शौर्य सेन से शादी तोड़ने के लिए यहाँ आई हूँ। जयंत सेन बुरी तरह से चौंक जाते हैं और कहते हैं, बेटा। तभी नैना उन्हें टोक कर कहती है, प्लीज, मेरा नाम नैना नागा है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाए। जयंत सेन अब थोड़े सख्त होकर नैना से कहते हैं, नैना नागा, सगाई तो ना कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम ये अच्छे से जानती हो कि इस देवभूमि पर इसका क्या मतलब है। नैना बड़े घमंड के साथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए मैं आपको भुगतान के रूप में ये जादुई गोली देने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि जादुई गोली जैसी अनमोल चीज आपके लिए काफी होगी। जल्दी चलो, अंदर कुछ हुआ है। बारिश में तेजी से भागते हुए बच्चे घर की तरफ आते हुए कहते हैं। बच्चे अंदर आ जाते हैं और अंदर खड़े लोगों को देखकर वो थोड़े दूर ही रुक जाते हैं। जयंत सेन नैना से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, नैना प्लीज एक बार अच्छे से सोच लो, मुझे लगता है कि यमन समुदाय के लीडर इससे सहमत नहीं होंगे।
बच्चे भी ये सुनकर चौंक जाते हैं और नैना जवाब देती है, मैंने पहले ही समुदाय लीडर से आज्ञा ले ली है और उन्होंने भी इस पर सहमति जता दी है कि एक ऐसे से शादी करना जो कभी पहले एक जीनियस था पर अब एक लूजर है सही नहीं होगा। क्योंकि ऐसा इंसान खुद के लिए और एक परिवार के लिए गैर जिम्मेदार है। जहां तक यमन समुदाय के खिलाफ जाने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि सेन परिवार यमन समुदाय जैसे ताकतवर समुदाय से पंगा लेना चाहेगा। नैना के इतना कहते ही उसका सिपाही आगे आता है और एकदम से उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है और वो एक दूसरे आदमी में बदल जाता है। वो आदमी 70 लेवल का शक्तिशाली आदमी था जिसका नाम अजब सिंह था। उसे देखकर जयंत सेन चौंक कर कहते हैं, यमन समुदाय का 70 लेवल का मास्टर। जुबैर और अब्बास ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जयंत सेन शक्त होकर नैना से पूछते हुए कहते हैं, नैना नागा, क्या तुम ये बताना नहीं चाहती कि तुम इस बूढ़े आदमी को यहाँ हमें खत्म करवाने के लिए लेकर आए हो? नैना शक्त होकर जवाब देती है, मैं यहाँ बस इस शादी को रोकने के लिए आई हूँ। पर अगर आप मुझ पर अपनी तलवार चलने की कोशिश करेंगे तो। नैना ने इतना ही कहा था तभी पीछे से आवाज आती है, चुप हो जाओ। ये सुनकर नैना आगे कहते हुए रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। बाकी सब भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे पर शौर्य जोया के साथ खड़ा था और वो कहता है, शादी तो ना देवभूमि पर सबसे बड़ी बेइज्जती है। परिवार का सिर कई सालों तक शर्म से झुक जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो मिस नैना नागा? नैना शौर्य को देखती है और शौर्य उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसने पहली बार शौर्य को देखा था। शौर्य जोया के साथ अंदर आ जाता है और नैना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नैना उससे पूछती है, क्या तुम ही शौर्य सेन हो? क्यों यहाँ मुझसे ज्यादा कोई और भी हैंडसम मौजूद है क्या? शौर्य स्टाइल में जवाब देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने हैंडसम हो, क्योंकि रहोगे तो तुम एक बेकार इंसान ही। चलो अब तुम जैसे बेकार इंसान को देखने के बाद मैं तुम्हें 3 जादुई गोलियां दूंगी। इसके अलावा मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यमन समुदाय में भी बात करूंगी। नैना कहती है। नैना की बात सुनकर लीडर के दोनों साथी सोच में पड़ जाता है और सलाह मिलाकर धीरे से लीडर जयंत सेन के कान में एक कहता है, 3 जादुई गोलियों से हमारे परिवार की ताकत काफी बढ़ जाएगी। अगर आज हम अपना बाजार गवा भी देते हैं तो उन्हें फिर से हासिल कर सकते हैं। पहली की बात सुनकर पिताजी दूसरे की तरफ देखते हैं और वो भी धीरे से कहता है, ये बिल्कुल सही है। अगर एक बार शौर्य यमन समुदाय में घुस गया तो शायद उसकी शक्तियां फिर से वापस आ सकती है। तभी जुबैर बहुत जोर से हंसकर कहता है, हा 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 हा, मिस नैना नागा बहुत दयालु है। आप मेरी भी बहुत मदद कर रही है इस शादी को तोड़कर। अब सेन परिवार अपनी सपोर्ट खो देगा और जल्दी ही सारा बाजार हमारा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर शौर्य उससे कहता है, जुबैर तुम्हें इतनी जल्दी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अब शौर्य नैना से कहता है, नैना मैंने भी कुछ सोच लिया है। अच्छा तो फिर कह दो। नैना कहती है। शौर्य कहता है, तलाक, मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर नैना चौंक कर कहती है, क्या? शौर्य उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें सही से सुनाई नहीं आया? मुझे तलाक चाहिए, गंदी लड़की। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और नैना गुस्से में आ जाती है। नैना गुस्से में शौर्य पर चिल्लाते हुए बताती है, ऐसा करके तुम दोनों परिवारों में दुश्मनी भर दोगे, ये किसी के लिए भी सही नहीं है। शौर्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इसे ही तो साथ में मरना कहते हैं। ये सुनकर नैना गुस्से में चिल्लाती है, बेवकूफ। शौर्य जवाब देता है, मुझे मंजूर है। नैना और भी गुस्से में फिर से चिल्लाती है, बेशर्म। ये भी मुझे मंजूर है। शौर्य फिर से जवाब देता है। उनके बीच बहस होती देखकर वो 70 लेवल वाला मास्टर गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्ति बाहर निकाल लेता है। उसके ऐसा करने से एक बड़ा सा हरे रंग का ड्रैगन बाहर आ जाता है जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। जयंत सेन अपने साथियों के साथ अपनी शक्ति मिलाते हैं और एक शेर बना देते हैं और उससे सीधा ड्रैगन पर वार करते हैं। उनके वार से ड्रैगन तबाह हो जाता है पर उन्हें भी इससे काफी तकलीफ होती है। अब वो 70 लेवल का मास्टर गुस्से में आकर उन्हें मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो नैना उसे रोक लेती है। नैना अब कुछ देर सोचती है और कहती है, ठीक है चलो इस अलग तरह से करते हैं। मैं आपको 3 साल देती हूँ। 3 साल बाद शौर्य सेन यमन समुदाय मेरे साथ मुकाबला करने के लिए आएगा। अगर तुम हारे तो तुम्हें शादी तोड़ने की बात माननी होगी, पर अगर तुम जीते तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। ये सुनकर यमन सिंह का साथी कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
एक बेवकूफ भी जानता है कि शौर्य की फिलहाल की प्रोग्रेस के हिसाब से वो 3 सालों में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। दूसरा साथी जयंत सेन से कहता है ये बस शादी को 3 साल पीछे हटा रही है और फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि हम जुबैर का खाना बनने वाले हैं। नैना उन्हें आगे बताते हुए पूछती है अब बस यही है जो हम कर सकते हैं। इसलिए सोचना मत कि आप मुझे तलाक की धमकी दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है शौर्य सेन? नैना की बात सुनकर शौर्य अपने पिता की तरफ देखता है और पिताजी हमें अपना सिर हिला देते हैं। शौर्य को इससे हिम्मत मिल जाती है और वो नैना को जवाब देता है मुझे मंजूर है। जोया वही पास में लोगों के बीच आ जाती है और नैना का मास्टर अजब सिंह उसकी शक्ति महसूस करता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। अब्बास जुबैर से पूछता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जुबैर बताता है यहाँ आसानी से कुछ भी खत्म नहीं होने वाला इसलिए यहाँ से निकलते हैं। अब नैना भी वहां से जाते हुए कहती है ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। उम्मीद है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। इतना कहकर नैना वहां से जाने लगती है और शौर्य के पास से होकर गुजरते हुए कहती है अपने आप को ज्यादा महान समझने की गलती मत करना। शौर्य गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगता है। नैना अपने लोगों के साथ दरवाजे से बाहर निकलते हुए फिर से कहती है 3 साल बाद मिलेंगे शौर्य। आशा है कि तुम तब भी यही लूजर नहीं मिलोगे। नैना का वो मास्टर अजब सिंह बस जोया को ही देखते हुए जा रहा था और जोया भी उसे घूर रही थी। तरुण गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है सूरज पूर्व से निकले या पश्चिम से तुम्हें मुझ जैसे कमजोर को परेशान करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। शौर्य सेन ने अपने घर की इज्जत रखने के लिए नैना की शर्त तो मान ली थी पर क्या शौर्य जैसा कमजोर लड़का 3 साल के अंदर अपने आप को इतना तैयार कर पाएगा कि वो नैना जैसी ताकतवर लड़की से मुकाबला कर पाए? दूसरी तरफ वो मास्टर अजब सिंह बार बार जोया को ही क्यों देख रहा था? आखिर उसे ऐसा क्या दिखाई दे गया था? सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 3। बारिश बंद हो जाती है, बादल हट जाते हैं और सूरज निकल आता है। सभी बच्चे और लोग घर से बाहर चले जाते हैं। उनके बस शौर्य भी बाहर निकल आता है और बाहर आने के बाद ऊपर आसमान में सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। पिताजी के साथ उनके दोनों साथी अभी तक घर के अंदर ही थे और पहला साथी पिताजी से कहता है इस लड़के को अभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। 3 साल का एग्रीमेंट करके ये खुद की मौत को दावत दे रहा है। ये हमारे परिवार के लिए धब्बा है। शौर्य को उनकी आवाज आ रही थी और ये सुनकर उसे काफी दुख होता है। जोया उसे समझाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है पर दुखी होकर शौर्य वहां से भाग जाता है। शौर्य रुको। जोया उसे रोकने की कोशिश करती है पर शौर्य पीछे नहीं मुड़ता और आगे भाग जाता है। जोया भी उसके पीछे भागते हुए जाने लगती है और पिताजी को ये देखकर काफी दुख होता है। वो दुख के मारे अपना सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर ही बैठ जाते हैं। शौर्य घर से बाहर शहर में आ जाता है और जोया भी उसके पीछे पीछे वही आ जाती है। शौर्य अब धीरे धीरे अपना सिर झुकाए ऐसे ही आगे बढ़ रहा था तभी जोया उसे रोकने की कोशिश करते हुए पुकारती है शौर्य रुक जाओ। शौर्य एक पल के लिए रुकता है और जोया को रुकने का इशारा करके वहां से चला जाता है। जोया भी इससे निराश हो जाती है और वही रुक जाती है। दुखी शौर्य अपनी गर्दन नीचे झुकाए ऐसे ही निराश आगे बढ़ रहा था। तभी उसे सामने से आवाज आती है देखो कौन आया है। ये सुनकर शौर्य आगे बढ़ते हुए रुक जाता है और सामने देखता है। सामने वो लड़का खड़ा हुआ था जो शौर्य का बहुत मजाक उड़ाया करता था। वो लड़का अकेला नहीं था, उसके साथ मिया और कुछ लड़के भी थे। वो सब शौर्य का रास्ता रोके खड़े हुए थे। उस लड़के का नाम लकी था और वो शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे मैं तो जीनियस के रास्ते में आ गया। इस पर वो और उसके साथी बहुत जोर से साथ में शौर्य पर हंसते हैं हा 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 हा। शौर्य पहले ही काफी परेशान था और अब ये सब भी उसे परेशान करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। शौर्य कुछ नहीं कहता और उन्हें पार करके वहां से जाने की कोशिश करता है पर वो लड़के शौर्य के आगे अट जाते हैं और उसे वहां से आगे नहीं जाने देते। लकी शौर्य के आगे आकर उसका मजाक उड़ाते हुए फिर से कहता है अरे अभी कुछ देर पहले तो हमारा जीनियस बहुत गर्व से बात कर रहा था लेकिन अब बिल्कुल चुप है। उसके सभी साथी फिर से शौर्य पर हंसने लगते हैं और अब शौर्य सख्ती से लकी के आगे खड़ा हो जाता है मानो वो उससे लेने वाला हो। लकी भी ऐसा ही करता है और मिया परेशानी में आ जाती है। लकी शौर्य से कहता है शौर्य ये मत सोचना कि तुम लीडर के बेटे हो तो हम चुप रहेंगे। तुम्हारी वजह से आज सेन परिवार को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है।
तीनों जादुई गोलियां तुम्हारे घमंड की वजह से चली गई। ऊपर से इन 3 सालों में सेन परिवार के साथ क्या हो सकता है इसके बारे में तुमने सोचा भी है? अब ये मत कहना कि तुम सच में ये सोचते हो कि तुम नैना नागा से लड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत ने यमन समुदाय को हमारे खिलाफ कर दिया है। उसकी बात सुनकर शौर्य उसका मकसद समझ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारा असली मकसद उन 3 जादुई गोलियों को पाना था। अगर मैं शादी तोड़ देता तो परिवार में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते वो तुम्हें मिल ही जाती। शौर्य के मुंह से ये सब सुनकर लकी हड़बड़ा जाता है और फिर बात काटते हुए पूछता है, तो क्या सच में तुम नैना नागा से लेने के लायक हो? अगर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है तो तुम मुझसे लड़कर क्यों नहीं देख लेते? क्या मुझे हरा पाओगे? ये सुनकर शौर्य गुस्से में आकर लकी को जोर से एक मारता है, पर लकी को कुछ नहीं होता और लकी शौर्य को बिना हाथ लगाए अपनी शक्ति से ही दूर फेंक कर मारता है। तुम इतनी कम ताकत से मुझे हराना चाहते हो? लकी शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है। इस पर लकी के साथी भी जोर से शौर्य पर हंसने लगते हैं और शौर्य को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपनी ताकत अपने मुंह में भरकर जोर से लकी को मुक्का मारता है, पर इससे लकी को तो कुछ नहीं होता बल्कि शौर्य ही उल्टा पीछे जाकर गिरता है। तभी जोया पीछे से आकर शौर्य को संभाल लेती है और लकी के साथी काफी जोर जोर से हंसते हुए शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हा 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 हा, देखो जीनियस वापस जाकर गिरा। शौर्य खड़ा होता है और जोया को धमकाते हुए कहता है, तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों आई जोया? मैंने तुम्हें मना किया था। ये 2 आदमी के बीच की बात है, इसके बीच में एक लड़की को नहीं आना चाहिए। शौर्य मैं। जोया ने इतना ही कहा था कि शौर्य उसे चुप कर देता है। अरे लीडर का बेटा काफी स्पेशल है। उसके पास उसकी रक्षा करने के लिए भी लोग हैं। हा 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 हा। शौर्य का मजाक उड़ाते हुए लकी हंसते हुए कहता है। शौर्य को उससे काफी गुस्सा आ जाता है और उसकी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल आती है। शौर्य का पूरा शरीर आग में बदल जाता है और ये देखकर लकी भी अपनी नीले रंग की शक्ति बाहर निकाल लेता है जो उसके शरीर के ऊपर चढ़ जाती है। शौर्य तेजी से लकी पर वार करने के लिए उसकी तरफ भागता है। जोया उसे रोकते हुए चिल्लाती है, शौर्य नहीं। शौर्य बिल्कुल भी नहीं रुकता और लकी भी उसकी तरफ तेजी से दौड़कर आता है। दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और उनके मुंह के आपस में टकरा जाते हैं और वहां एक ताकतवर ऊर्जा फैल जाती है। पर तभी लकी अपने दूसरे हाथ से मुक्का सीधा शौर्य के मुंह पर मारता है और शौर्य जमीन पर थोड़ा दूर जाकर गिरता है। शौर्य उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। जोया आकर उसे संभालती है और उसकी चिंता करते हुए कहती है, शौर्य प्लीज मान भी जाओ। लकी फिर से शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे जीनियस, तो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से ये सुनकर जोया गुस्से से उसे घूरती है और इससे लकी घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। लकी हड़बड़ाते हुए अपने साथियों से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से तेजी से निकल जाता है और उसके साथ साथ उसके सभी साथी और मियाँ भी वहां से चली जाती है। जोया शौर्य की फिक्र करते हुए उसे सहारा देकर खड़ा करके पूछती है, शौर्य क्या तुम ठीक हो? शौर्य खड़ा होकर अपने मुंह पर लगा खून पोंछता है और जवाब देता है, मैं ठीक हूँ जोया। इतना कहकर वो वहां से आगे जाने लगता है पर जोया उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो जोया। इतना कहकर शौर्य उससे अपना हाथ छुड़वाकर वहां से भाग जाता है। जोया उदास होकर उसे वहां से भागते हुए जाता देख रही थी और इससे वो शौर्य की और भी चिंता करने लगती है। शौर्य भागते हुए अपने साथ आज हुई सारी चीजें याद कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सीधा बांस के जंगल के अंदर भाग जाता है और जंगल में उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी मां की कब्र थी। मां! इतना पुकार कर शौर्य सीधा घुटनों के बल मां की कब्र के आगे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पिताजी वही थोड़ी दूर छिपे हुए शौर्य को ऐसे देखकर काफी उदास हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, इन 3 सालों में शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए बेटा। एक बाप होने के नाते मुझसे जो बनेगा मैं तुम्हारे लिए वो जरूर करूंगा। इसके बाद पिताजी वहां से चले जाते हैं। शौर्य रोते हुए जमीन पर मुंह के मारता हुए कहता है, मां मैंने आपको निराश किया। जो मैं आज तक नहीं कर पाया वो मैं इन 3 सालों में कैसे हासिल कर लूंगा। अब तो कोई चमत्कार ही मेरी मदद कर सकता है। ये सब कहते हुए शौर्य जोर जोर से रो रहा था। तभी एक आवाज आती है, बच्चे। वो आवाज एक आदमी की थी और उस आवाज को सुनकर शौर्य हड़बड़ा जाता है। वो चारों तरफ इधर उधर देखने लगता है पर वहां कोई नहीं था।
तभी एकदम से शौर्य के सीधे हाथ वाली अंगूठी के अंदर एक एक नीले रंग की ऊर्जा बाहर आने लगती है। शौर्य घबरा जाता है और अपने हाथ को झटकने लगता है। वो अंगूठी अपने आप शौर्य के साथ में से निकल जाती है और उसके अंदर से सफेद रंग का धुआं निकलने लगता है। शौर्य मुंह फाड़कर उस धुएं की तरफ देखे जा रहा था। तभी फिर से आवाज आती है, बच्चे तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय चमत्कार देखने का है, पर तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। एकदम से वो धुआं एक आदमी में बदल जाता है। उस आदमी के लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। शौर्य उसे देखकर हड़बड़ाकर उससे पूछता है, कका कौन हो तुम? वो आदमी जवाब देता है, मैं वो हूं जो अब तुम्हारी मदद करेगा। तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? शौर्य पूछता है। वो आदमी उड़ते हुए शौर्य के पास आकर बताते हुए कहता है, अगर तुम देवभूमि पर किसी को भी हराना चाहते हो और सबसे ऊपर तुम्हारी खुद की लेने की ताकत को बढ़ाना, तुम्हें सीधा एक शक्ति मास्टर बनना, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ शक्तियाँ 4 5 और 12 लेवल में बटी हुई है और वो 4 हिस्से है, स्वर्ग, धरती, काली शक्ति और पीली शक्ति। ये तो हर कोई जानता है, शौर्य जवाब देता है। ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है और बताता है, यमन समुदाय की ज्यादातर शक्तियां काली शक्तियों की देन है। मैं तुम्हें उससे भी बेहतर सिखा सकता हूँ। क्या सच में? शौर्य खुश होकर पूछता है। वो आदमी हाँ में हुंकार भरते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। शौर्य सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए मन ही मन कहता है, यमन समुदाय पहले ही काफी ज्यादा ताकतवर है और क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं तो मैं केवल पीली शक्ति के बारे में ही सीख सकता हूं, क्योंकि हमारे सेन परिवार की सबसे बड़ी शक्ति शेर की शक्ति है, जिसे सिर्फ लीडर ही सीख सकता है। उसके बाद बची धरती की शक्ति उसे केवल बड़े साम्राज्यों में ही सिखाया जाता है। अब बची स्वर्ग की शक्ति जो काफी अरसों से लापता हो चुकी है, तो फिर से बूढ़ा मुझे ऐसा क्या सिखाने की बात कर रहा है जो यमन समुदाय से भी ज्यादा शक्तिशाली है? शौर्य उस आदमी से पूछता है, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स भी है तो ये सब अच्छी जादुई गोलियों के बिना बेकार है, और यमन समुदाय ऐसी जादुई गोलियां बड़े ही आराम से बना लेता है। क्या आप ये कर पाएंगे? वो आदमी मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं खुद ही एक बहुत बड़ा मेडिसिन मास्टर हूँ। ऐसी गोलियां बनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए लोग मुझे महान मेडिसिन मास्टर बुलाते हैं, और शक्ति के लेवल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो तो तुम जितनी चाहो जादुई गोलियां हासिल कर पाओगे। उनकी बात सुनकर शौर्य उनसे कहता है, वैसे मैंने पहली बार किसी इतने महान आदमी को खुद किसी जिन की तरह किसी अंगूठी से निकलते हुए देखा है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो आदमी पूछता है। शौर्य जवाब देते हुए पूछता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, पर आखिर इतने ऊंचे ओहदे वाला इंसान मेरी मदद क्यों करेगा? मेडिसिन मास्टर शौर्य की तरफ मुड़ते हैं और बताते हुए कहते हैं, तुमने 3 सालों तक मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। ये सुनकर शौर्य बुरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, वो अंगूठी, अब तुम ये मत कहना कि इन 3 सालों में मैंने चाहे जितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना की हो, मेरी शक्तियां बढ़ने की जगह घटने का कारण तुम ही थे। कौन था ये मेडिसिन मास्टर? आखिर शौर्य को वो अंगूठी किसने दी थी, और वो आमदी उस अंगूठी के अंदर कर क्या रहा था? शौर्य के इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां बढ़ने की जगह पर क्यों घटी थी? सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 4। शौर्य को पता चल गया था कि उसकी शक्तियां बढ़ने की जगह आखिर घट क्यों रही थी, और ये देखकर मेडिसिन मास्टर खुश होकर शौर्य से कहते हैं, बच्चे तुम काफी समझदार हो। पिछले 3 साल मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी शक्तियां ग्रहण की, क्योंकि उससे पहले मेरी आत्मा शक्ति काफी कमजोर थी। शौर्य ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है। शौर्य का पूरा शरीर आग में जलने लगता है और वो गुस्से में जोर से कहता है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। शौर्य को ऐसे गुस्से में देखकर मेडिसिन मास्टर कहते हैं, तुम काफी गुस्से में हो बच्चे, शांत हो जाओ। शौर्य अभी भी गुस्से में था और उसके शरीर से निकलती आग उसका गुस्सा साफ जाहिर कर रही थी। शौर्य अब एकदम से शांत हो जाता है और माँ की कब्र के पास जाते हुए कहता है, छोड़ो, भूल जाओ। वैसे भी मैं अभी किसी को भी नहीं हरा सकता। उसे निराश देखकर मेडिसिन मास्टर बताते हुए कहते हैं, बच्चे निराश मत हो। तुम 1 साल के अंदर अपनी असली ताकत हासिल कर सकते हो। शौर्य आगे बढ़ते हुए रुक जाता है और पीछे मुड़कर जवाब देते हुए कहता है, बूढ़े आदमी, तुम ये पहले ही बता चुके हैं। चलो, मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ। अगर तुमने 1 ही साल के अंदर मुझे 7वें लेवल पर पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें मेरी शक्तियां चुराने के लिए माफ कर दूंगा।
मेडिसिन मास्टर अपना सिर पकड़कर कहते हैं, बच्चे तुम बहुत शर्तें रखते हो। पर चलो अब बातें बंद करते हैं, पर सबसे पहले तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना पड़ेगा। शौर्य सख्त होकर जवाब देता है, पहले मुझे सिखाओ, मैं ऐसा तब करूंगा जब तुम मुझे अच्छे से सिखाओगे। लेकिन मेडिसिन मास्टर ने इतना ही कहा था, तभी शौर्य उनकी बात काट कर जवाब देते हुए कहता है, तुम वो पहले इंसान हो जो मुझे अपना शिष्य बनने के लिए भीख मांग रहे हो। मैं तुम्हें अपना मास्टर बनाने के लिए तुम पर जोर नहीं डाल रहा। ये सुनकर मेडिसिन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल पास के पेड़ों पर कर देते हैं। पेड़ टूटकर सीधे शौर्य के ऊपर गिर जाते हैं और शौर्य उनके नीचे दब जाता है। अब इसके बाद मेडिसिन मास्टर बहुत जोर से हंसते हैं, हा 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 हा। मेडिसिन मास्टर दोबारा से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सारे कटे हुए पेड़ शौर्य के ऊपर से उठकर वापस पहले की तरह जुड़ जाते हैं। शौर्य घबराते हुए उठ जाता है और मेडिसिन मास्टर उसके चारों तरफ उड़ने लगते हैं। मेडिसिन मास्टर शौर्य की तरफ एक पेपर फेंकते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें जब सिखाऊंगा जब तुम इस पेपर में लिखी सारी चीजें हासिल कर लोगे। इतना कहकर मेडिसिन मास्टर दोबारा से अंगूठी के अंदर समा जाता है और वो अंगूठी शौर्य की उंगली में वापस आकर घल जाती है। शौर्य पेपर पर लिखी चीजें देखता है और चौंक कर जोर से कहता है, क्या 3 बैंगनी ऑर्किड के पत्ते, 2 हड्डी धोने वाले फूल, 1 लेवल का डायमंड कोर, बूढ़े आमदी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी राजा का बेटा हूं? इनकी कीमत करीब 1000 सोने के सिक्के होंगी। अब शौर्य कुछ देर सोचता है और मन ही मन कहता है, मैं पैसों की वजह से मर नहीं सकता। मैं ये कर सकता हूँ। शौर्य का आत्मविश्वास देखकर अंगूठी के अंदर से मेडिसिन मास्टर की जोर से हंसने की आवाज आने लगती है, हा 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 हा। जुबैर अपने घर के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके पास उसका बेटा खड़ा हुआ था। जुबैर के पास चाय का प्याला रखा हुआ था और वो गुस्से में चाय के प्याले को फेंक कर मारता है और गुस्से में चिल्लाता है, उस हरामजादे शौर्य ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अपने पिता को गुस्से में देखकर जुबैर का बेटा उनके कान में कुछ बताता है और ये सुनकर जुबैर जोर से हंसकर कहता है, हा 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 हा, बेटा तुम बहुत चालाक हो। मैं तुम्हारे काम से काफी खुश हुआ। हा 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 हा। शौर्य अब वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में जोया वहां आ जाती है। जोया माँ की कब्र के पास आकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है और फिर शौर्य को ढूंढने के लिए चली जाती है। शौर्य जंगल में ही थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। उसकी आग की शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल रही थी और पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। शौर्य अपनी आंखें खोलकर अपनी शक्ति महसूस करके काफी खुश होता है, तभी वहां भागते हुए जोया आ जाती है और शौर्य को पुकारती है, शौर्य। जोया को देखकर शौर्य खड़ा हो जाता है और फिर हिचकिचाते हुए उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जोया उसकी तरफ देखते हुए प्यार से पूछती है, तो क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूं? शौर्य जवाब देते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है जोया। अब मैं समझ गया हूं। मेरी जिंदगी के ये 3 साल सबसे ज्यादा खराब थे। पर फिर भी तुम हमेशा मेरी तरफ रही। इसके लिए शुक्रिया जोया। जोया जवाब देते हुए कहती है, जब तक मैं शौर्य के साथ रह सकती हूँ मैं हमेशा शौर्य का साथ दूंगी। ये सुनकर शौर्य जोया के गाल खींचने लगता है और जोया भी उसके गाल खींचने लगती है। शौर्य को शर्म तो लगती है पर वो अब जोया से पूछता है, जोया क्या तुम्हारे पास कुछ फालतू पैसे है? तुम्हें पैसे चाहिए? जोया पूछती है। शौर्य जवाब देता है, मुझे कुछ खरीदना है पर मैं पिताजी को तंग करना नहीं चाहता और उनके अलावा मेरे पास बस तुम ही हो। मैं तुम्हारे पैसे बाद में चुका दूंगा। इतना कहकर शौर्य जैसे ही पीछे पलटता है तो जोया उसे पीछे दिखाई नहीं देती, क्योंकि जोया उसके साथ मस्ती कर रही थी और उसके पीछे खड़ी थी। जैसे ही शौर्य दूसरी तरफ घूमता है तो जोया फिर से उसके पीछे पहुंच जाती है। शौर्य परेशान होने लगता है और जैसे ही कुछ कहता है तो जोया सामने आकर अपनी उंगली उसके होठों पर रख देती है और पूछती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1000 सोने के सिक्के काफी रहेंगे क्या? शौर्य जवाब देते हुए कहता है, काफी तो होंगे पर मुझे डर है कि कहीं ज्यादा की जरूरत ना पड़ जाए। ये सुनकर जोया अपना गोल्डन रंग का कार्ड जिस पर 5 पर्पल लाइन बनी हुई थी शौर्य की तरफ आगे करके पूछती है, क्या इतना काफी है? शौर्य चौंक कर जवाब देता है, 5 पर्पल लाइन का गोल्डन कार्ड, ये तो काफी से भी कहीं ज्यादा है।
शौर्य को ऐसे देखकर जोया उससे कहती है, मेरे सामने इतना चुप रहने की जरूरत नहीं है शौर्य, क्योंकि मेरे भी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। शौर्य पूछता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। जोया बताते हुए कहती है, जो भी तुम खरीदना चाहते हो क्या मैं वहां तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ये सुनकर शौर्य मुस्कुरा कर हाँ कर देता है और दोनों वहां से बाजार की तरफ चल देते हैं। वो दोनों शहर के अंदर एक बहुत बड़ी दवाइयों की दुकान के आगे पहुंच जाते हैं। जोया उस दुकान को देखते हुए कहती है, चलो पहुंच तो गए। वो दोनों अब जैसे ही दुकान के अंदर की तरफ चलते हैं तो अंदर से कुछ आदमी निकलते हैं और उनके साथ दुकान का असिस्टेंट भी था। असिस्टेंट दुकान से बाहर निकलते लोगों को अलविदा बोलता है और फिर उसकी नज़र जोया और शौर्य पर पड़ती है। असिस्टेंट उनसे हेलो करके उन्हें अपने बारे में बताते हुए पूछता है, हेलो सर और मैडम, मैं इस दुकान का असिस्टेंट हूँ। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जोया थोड़ा चौंक जाती है और उससे पूछती है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो आदमी जवाब देते हुए पूछता है, मिस मैं यहाँ नया आया हूँ, क्या मैं आपके नाम जान सकता हूँ। जोया उसे अपना कार्ड देते हुए बताती है, हम सेन परिवार से है, हम यहाँ अक्सर आते हैं। वो आमदी कार्ड पकड़ लेता है और कार्ड देखकर चौंक कर कहता है, पर्पल कार्ड। अब वो साइड में हटकर कहता है, प्लीज आप अंदर आइए। जोया और शौर्य दोनों उसके साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर की तरफ चलते हुए वो आमदी उनसे कहता है, आपने हमारी दुकान पर जड़ी बूटियां खरीदने के लिए आकर बहुत अच्छा किया। क्योंकि हमारे ऑक्शन हाउस के साथ अच्छे संबंध है इसलिए यहाँ हर तरह की जड़ी बूटियां आपको मिल जाएंगी। फिर चाहे वो नेदरवर्ल्ड का खूनी क्रिस्टल ही क्यों ना हो। ये कहते हुए वो आदमी जोया और शौर्य को अंदर एक बहुत बड़ी अलमारी के पास ले जाता है जहां सामने ही एक बॉक्स पर नीदरवर्ल्ड खूनी क्रिस्टल लिखा हुआ था। वो देखकर जोया उस आमदी से पूछती है, तुम्हारे पास नेदरवर्ल्ड खूनी क्रिस्टल भी है। तभी शौर्य जोया से पूछता है, ये नेदरवर्ल्ड क्रिस्टल क्या है जोया। जोया पूछती है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। शौर्य नामे अपनी गर्दन हिला देता है और जोया बताती है, ये बहुत ही अनमोल क्रिस्टल है जो पूरी ही देवभूमि पर काफी अनमोल है। अच्छा तो ये बात है, शौर्य कहता है। तभी वो आदमी पूछता है, वैसे आपको क्या चाहिए। शौर्य बताता है, मुझे 20 साल पुराने बैंगनी ऑर्किड के 3 पत्ते चाहिए। 5 साल पुराने हड्डियों को धोने वाले 2 फूल। तभी जोया उस आदमी से कहती है, इन्हें पैक मत करना, हम पहले इनकी क्वालिटी देखेंगे। जैसा आप कहें। इतना कहकर वो आदमी उन चीजों को लेने चला जाता है। अंगूठी के अंदर से मेडिसिन मास्टर कहते हैं, ये लड़की तो काफी ज्यादा होशियार है। मुझे भी उन चीजों के करीब ले जाना, मैं झट से उनकी क्वालिटी चेक कर लूंगा। मेडिसिन मास्टर की आवाज केवल शौर्य ही सुन सकता था और शौर्य उनकी बात सुनकर हाँ में हुंकार भर देता है। वो आदमी शौर्य की मांगी दोनों चीजें लाकर उनके सामने मेज पर रख देता है और उनके बॉक्स खोलकर उन्हें दिखा देता है। शौर्य अंगूठी पहने हाथ से उन जड़ी बूटियों को पकड़कर उनकी क्वालिटी देखता है। मेडिसिन मास्टर सब कुछ जांच कर बताते हैं, ये सब ठीक है। शौर्य जोया की तरफ देखकर बताता है, ये सब ठीक है। जोया दुकान के आदमी से पूछती है, इनका कितना हुआ। वो आदमी बताता है, 1900 सोने के सिक्के हुए। आप बिल देख लीजिए। जोया बिल लेकर देखने लग जाती है और तभी वो आदमी शौर्य से पूछता है, मास्टर शौर्य, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। शौर्य हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और वो आदमी पूछता है, आप इतनी महंगी चीजें क्यों खरीद रहे हैं। शौर्य जवाब देता है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। दुकान का दूसरा आदमी वो सारी चीजें पैक करके शौर्य को दे देता है और जोया शौर्य से कहती है, शौर्य चलो चलते हैं। शौर्य इतना सुनते ही जोया के साथ चल देता है। दुकान से निकलते हुए जोया शौर्य से कहती है, ये दुकान का असिस्टेंट हमसे जरूर कुछ छुपा रहा था। शौर्य भी सोचते हुए बताता है, ज्यादातर बड़ी दुकानों के नौकर हमें देखकर पहचान जाते हैं, पर इसने ऐसा दिखाया कि ये हमें जनता ही नहीं है ताकि हमसे जानकारी ले सके। पर तुमने उसे अपना पर्पल कार्ड दिखाकर उसकी बोलती ही बंद कर दी। जोया पूछती है, वैसे ये जड़ी बूटियां तो सही थी ना। शौर्य जवाब देते हुए कहता है, हाँ ये सही है, पर मैं इसकी कीमत जानकर काफी ज्यादा चौंक गया।
इस पर जोया बताते हुए कहती है, अगर तुम उस नेदरवर्ल्ड क्रिस्टल की कीमत सुन लेते तो इससे भी ज्यादा चौंक जाते। फिर तो अच्छा ही हुआ कि मैंने उसकी कीमत नहीं जाननी चाहिए। शौर्य जवाब देता है। शौर्य अब जोया से पूछता है, तो अब हम कहाँ जाएं? जोया ये सुनकर रुक जाती है और जवाब देती है, मुझे सोचने दो। जोया रास्ते को देखते हुए सोच रही थी, तभी शौर्य की नज़र दवाइयों की दुकान के नौकर पर पड़ती है जो जुबैर परिवार के मेंबर से बातें कर रहा था। शौर्य उस तरफ देखते हुए जोया से कहता है, ये तो उसी दुकान का नौकर है और ये जुबैर परिवार के साथी से बात कर रहा है। लगता है कि ये काम के अलावा कुछ और भी बेचता है। इसका मतलब ये खबरी है? जोया पूछती है। चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं जोया। इतना कहकर शौर्य जोया का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा तेजी से भगाते हुए आगे की तरफ ले जाने लगता है। सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 5। शौर्य और जोया तेजी से वहां से भागते हुए निकलने लगते हैं। शौर्य भागते हुए आसपास गौर से देख रहा था, सामने ही कुछ सीढ़ियां थी। शौर्य और जोया उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं तो एकदम से दो आदमी उनके आगे आ जाते हैं। वो आदमी जुबैर के ही लोग थे और उन्हें देखकर जोया और शौर्य एकदम से आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं। उन आदमियों में से एक उन्हें देखकर कहता है, क्या बात है? जोया और सेन परिवार का तीसरा बेटा शौर्य दोनों साथ में मिल गए। तुम्हारी ही तो शादी टूटी थी। ये सुनकर शौर्य उस पर भड़क कर बोलता है, किसने कहा कि मेरी शादी टूटी है? वो एक तलाक था। शौर्य को देखकर उन दोनों लोगों में से एक कहता है, ये उतना ताकतवर नहीं है जितना सुना था। लगा नहीं था कि एक लीडर इतना लापरवाह होगा। वहां लड़ाई का माहौल होने ही वाला था और ये महसूस करके अंगूठी के अंदर से मेडिसिन मास्टर शौर्य को समझाते हुए कहते हैं, इनसे भिड़ना मत, ये दवाएं हमारे लिए सबसे जरूरी है। मेडिसिन मास्टर की बात सुनकर शौर्य जोया का हाथ पकड़कर कहता है, जोया भागो। जोया और शौर्य दोनों वहां से पीछे की तरफ तेजी से भागते हैं और ये देखकर उन दोनों आदमियों में से एक दूसरे से कहता है, अरे पकड़ो इन्हें, ये बचकर ना जाने पाए। वो दोनों आदमी भी शौर्य और जोया के पीछे पीछे भागने लगते हैं और शौर्य और जोया दोनों आगे आगे भाग रहे थे। सामने ही एक गली थी और शौर्य और जोया उस गली के अंदर मुड़ जाते हैं। वो दोनों आदमी भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। सामने ही गली में एक आदमी लकड़ी की गाड़ी में से सामान उतार रहा था, जिससे आगे जाने का रास्ता बंद था। जोया और शौर्य दोनों उस गाड़ी के ऊपर से ही कूदकर आगे भाग जाते हैं, पर वो दोनों आदमी कूद नहीं पाते और वहीं रुक जाते हैं। उनमें से एक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस गाड़ी को दूर फेंक देता है। मेरा सामान। सामान उतारने वाला आदमी अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है। जुबैर के सिपाहियों में से एक दूसरे से कहता है, वो दोनों बच्चे भीड़ के साथ घुल गए हैं, इसलिए जल्दी से चलकर छोटे मास्टर को बताते हैं। इतना कहकर वो वहां से दूसरी तरफ भाग जाते हैं। शौर्य और जोया दोनों छुपकर दूर से उन्हें देख रहे थे और अब उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। शौर्य थोड़ा थक चुका था और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। जोया उसकी फिक्र करते हुए पूछती है, तुम ठीक हो शौर्य? शौर्य जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ पल के लिए थोड़ा आराम करते हैं। शौर्य आगे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि जुबैर इतना उतावला हो रहा होगा। यहाँ तक कि यहाँ भी उसके आदमी मौजूद है। जोया बताते हुए कहती है, अब जिस दुकान पर हम जाने की सोच रहे थे वो बाजार के अंदर है, इसलिए अब हमें कोई दूसरी दुकान ढूंढनी होगी। शौर्य थोड़ा दुखी होकर कहता है, अगर ये बाजार हमारे परिवार के पास होता तो हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो फिर यहाँ से चलते हैं। जोया जाने के लिए इशारा करते हुए कहती है और फिर दोनों उसी तरफ चले जाते हैं। बाजार के अंदर जुबैर का बेटा अपने सिपाहियों के साथ घूम रहा था। तभी उससे एक आदमी टकरा जाता है और वो आदमी जुबैर के बेटे को देखकर घबरा जाता है। वो आदमी घबराते हुए अपने घुटने मोड़कर जुबैर के बेटे के सामने गिर जाता है और उससे माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ करना छोटे मास्टर। मैंने आपको देखा नहीं था, मेरा आपके सामने आने का कोई मकसद नहीं था। जुबैर का बेटा अतरंगी अपने सामने गिड़गिड़ाते उस आदमी को प्यार से खड़ा करते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, घबराओ मत। मैं इतना भी डरावना नहीं हूं।
तभी वहां दो सिपाही तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और सीधा घूरने टेक कर अतरंगी के सामने बैठ जाते हैं। अतरंगी उनसे पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उन सिपाहियों में से एक जवाब देता है, छोटे मास्टर, हम नाकाम हो गए, तो तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए। अतरंगी गुस्से से कहता है और गुस्से में अपनी शक्ति बाहर निकाल लेता है। उसके ऐसा करने से उसके सामने सिर झुकाए खड़ा वो आदमी उड़कर थोड़ा दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। दोनों सैनिक माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो छोटे मास्टर, हमसे गलती हो गई। तभी अतरंगी को उसके पास खड़ा सिपाही बताता है, छोटे मास्टर, उस दवाइयों की दुकान के नौकर ने बताया था कि शौर्य सेन ने 2000 सोने के सिक्कों की कुछ जड़ी बूटियों खरीदी थी। क्या शौर्य सेन ने किसी वैद्य को नौकरी पर रख लिया है? अतरंगी पूछता है। वो सैनिक जवाब देता है, ये हमें नहीं पता मास्टर, हमारे गुप्तचर को इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर अतरंगी उनसे कहता है, फिर तो शौर्य सेन को पकड़ना और भी ज्यादा जरूरी है। अब ये बाजार हमारा है और हम इन गरीबों को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। शौर्य और जोया एक दूसरी दुकान पर पहुंच गए थे और उस दुकान की बूढ़ी औरत उनके सामने डेविल कोर रखते हुए कहती है, ये लीजिए आपका एक लेवल का डेविल कोर जो आपने मांगा था। इतना कहकर वो बॉक्स खोल देती है और उसके अंदर से एक छोटी गेंद जैसा चमकता हुआ पत्थर निकलता है जिसके ऊपर पेड़ की जड़ों जैसा कुछ लिपटा हुआ था। वो बूढ़ी औरत उस कोर को बाहर निकाल कर शौर्य की तरफ करते हुए बताती है, ये सबसे छोटे लेवल का कोर है, लेकिन आप इसके अंदर की शक्ति महसूस कर सकते हैं। शौर्य उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और देखते हुए कहता है, तो ये है वो कोर जिसे मॉन्स्टर्स के अंदर से हासिल किया जाता है। बूढ़ी औरत बताती है, जादुई मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा भयानक होते हैं पर उन सभी के पास कोर नहीं होता। ऐसा सुना जाता है कि कुछ लोगों के ताकतवर ग्रुप ने 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा पर फिर भी एक भी कोर घर साथ नहीं ला पाए। उनकी बात सुनकर जोया पूछते हुए कहती है, बेशक ये कोर काफी अनमोल होते हैं लेकिन 100 मॉन्स्टर्स में से एक भी कोर ना पाना ये कुछ ज्यादा ही बढ़ाई चढ़ाई बात नहीं है। तभी वहां एक धमाका होता है और पूरी दुकान हिल जाती है। बाहर से लोगों का शोर आने लगता है और वो बूढ़ी औरत चिंता करते हुए कहती है, ये क्या था? शौर्य उस कोर को वापस रख देता है और जोया से कहता है, जोया, बाजार में कुछ हुआ है, इस कोर को खरीदो और यहाँ से सीधा घर जाओ, मैं इसे देख कर आता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से बाहर की तरफ भाग जाता है। जोया उसे रोकने की कोशिश करती है पर शौर्य उसकी नहीं सुनता। शौर्य बाहर आकर देखता है कि लोगों में भगदड़ मची हुई है। शौर्य घर से बाहर निकलता है और पास खड़े एक लड़के से पूछता है, क्या हुआ है? वो लड़का बताता है, शौर्य मास्टर, जुबैर परिवार से 2 आदमी आकर सबको परेशान कर रहे हैं, वो यहाँ किसी को भी उनका काम नहीं करने दे रहे। ये सुनकर शौर्य गुस्से में आ जाता है और उस लड़के से कहता है, तुम जाओ और सिपाही से इसकी शिकायत करो, मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। जुबैर परिवार के 2 लोग वहां ऊपर कुर्सियों पर बैठे हुए थे और उनके पास मेज भी रखी हुई थी जिसके ऊपर चाय की केतली और कप रखे हुए थे। उनमें से एक दूसरे से कहता है, काफी देर लग रही है, तुम यहीं रुको, तब तक मैं देख कर आता हूँ। ये सुनकर वो दूसरा कहता है, अगर मैं यहाँ रुका तो सेन परिवार के सिपाही यहाँ आ जाएंगे। पहले वाला उसे समझाते हुए कहता है, शांत रहो, कुछ ही देर में हमारा मेहमान यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर वो दूसरा आदमी जवाब देता है, ठीक है, जाओ। पहले वाला वहां से चला जाता है और दूसरा वही बैठा रह जाता है। उस बड़ी सी इमारत पर से कुछ पर्दे लटक रहे थे। तभी शौर्य एक पर्दा उतार लेता है और जैसे ही वो जुबैर परिवार का आदमी ऊपर की तरफ देखता है तो शौर्य सीधा उसके ऊपर पर्दा डालकर कूद जाता है और उसे पीटकर पर्दे के अंदर ही लपेट देता है। उसे लपेटने के बाद शौर्य कहता है, देखते हैं कि अब तुम किसे परेशान करते हो, तब तक मैं तुम्हारे साथी को टॉयलेट के अंदर ही निपटा कर आता हूँ। शौर्य ने इतना कहा ही था कि तभी वो दूसरा साथी मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ आने लगता है और शौर्य के सामने आ जाता है। शौर्य थोड़ा परेशानी में आ जाता है और कहता है, तुम काफी जल्दी से अपनी टंकी खाली करते हो।
तभी शौर्य ने जिसे कपड़े में लपेटा था वो भी बाहर निकल आता है और पीछे से शौर्य की तरफ आने लगता है। शौर्य उनके बीच में घिर गया था और तभी सामने से आता आदमी कहता है, शौर्य सेन, हमारे मालिक सिर तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं। शौर्य धीरे धीरे खिसक कर ग्रिल के पास आ जाता है और जवाब देता है, अपने मालिक से कहना कि सारी चाय वो खुद ही पी ले। इतना कहकर शौर्य ग्रिल से नीचे कूद जाता है और भागने लगता है, पर वो दोनों सिपाही उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो जैसे ही शौर्य के करीब आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो शौर्य उन्हें लात मारकर पीछे फेंक देता है और फिर से भागने लगता है। वो दोनों भी खड़े होकर फिर से शौर्य के पीछे भागने लगते हैं। तभी शौर्य एक दूसरे पर्दे का सहारा लेकर उस बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है और फिर थोड़ा दूसरी तरफ जाकर नीचे कूद जाता है। सिपाही शौर्य के पीछे थे। तभी शौर्य सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है और एक मटका उठाकर उनमें से एक के सिर पर मारता है। मटका लगते ही वो आदमी वापस नीचे गिर जाता है। शौर्य अब जैसे ही आगे की तरफ भागता है तो एकदम से एक शक्ति उसे पीछे की तरफ खींचने लग जाती है और शौर्य आगे नहीं भाग पाता। वो शक्ति अतरंगी की थी। अतरंगी उस तरफ आते हुए कहता है, शौर्य सेन, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ गुप्त शक्ति है, पर सौभाग्य से ऐसी शक्तियां बच्चे इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच नहीं सकता कि मिस नैना नागा से लेने के बाद तुम्हारा हाल क्या होगा। इतना कहकर वो शौर्य को अपनी शक्ति से ही ऊपर उछालकर दूर फेंक देता है। शौर्य जमीन पर गिरने ही वाला था तभी जोया वहां आ जाती है और शौर्य को जमीन पर गिरने से बचा लेती है। जोया को देखकर अतरंगी कहता है, मिस जोया भी यही है। अपने आप को ऐसे बेकार इंसान के साथ मत घसीटो वरना तुम भी इसकी तरह ही बन जाओगी। वैसे इसे छोड़कर तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। शौर्य ये सुनकर गुस्से में अतरंगी से कहता है, अतरंगी, तुझे जोया के साथ बात भी करने की इजाजत नहीं है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इससे ऐसा बोलने की। हिम्मत तुम्हारी इतनी ताकतवर शक्ति के होते हुए तो मैं जरूर इससे खड़ी कर ही लूंगा। अतरंगी शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है। ये सुनकर जोया भड़क कर गुस्से में अतरंगी से कहती है, तुझ जैसे चूजे से आखिर शादी करना भी कौन चाहेगा, हरामजादे। तभी वहां सेन परिवार के सैनिक आने लगते हैं और उन्हें देखकर अतरंगी का सिपाही बताता है, मास्टर, सेन परिवार के सैनिक यहाँ आ रहे हैं। अतरंगी भी सैनिकों को आता देखकर कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, हम फिर दोबारा जरूर मिलेंगे मिस जोया। एपिसोड 6। अतरंगी अपने पिता के पास था और उसके पिता पूछते हैं, किसने कहा कि यमन समुदाय सेन परिवार की मदद नहीं करेगा। इस पर अतरंगी जवाब देते हुए कहता है, आज हमने इतना सब किया और कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब साफ है, यमन समुदाय सेन परिवार की मदद नहीं करने वाला। वो दोनों जरूर एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और रही उस शौर्य की बात तो वो बस एक नाटकबाज है। फिर चाहे वो किसी रासायनिक से कितनी भी मदद क्यों ना ले, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। क्या कहा रासायनिक, जुबैर पूछता है। अतरंगी जवाब देते हुए बताता है, हाँ, शौर्य के पीछे कोई रासायनिक है। ये सुनकर जुबैर कहता है, ये बुरा हो सकता है। बेशक शौर्य सेन नैना नागा को 3 साल के अंदर ना हरा पाए, पर एक रासायनिक उसे हमारे लिए खतरा बना सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अतरंगी पूछता है। जुबैर बताता है, उस परेशानी का जल्दी से पता लगाओ। रात हो रही थी और शौर्य अपने कमरे के अंदर था। मेडिसिन मास्टर अंगूठी से बाहर निकलकर शौर्य के सामने बैठे हुए थे और वो अपने हाथ को आगे करके अपनी शक्ति बाहर निकालते हैं और फिर अपनी शक्ति को सॉलिड बना देते हैं। ये देखकर शौर्य चौंक कर कहता है, आपने अभी शक्ति को सॉलिड रूप में बदल दिया। ऐसा तो मेरे पिता भी नहीं कर सकते। मेडिसिन मास्टर उसे समझाते हुए बताते हैं, मैं बस ऐसा एक ही बार कर सकता हूं, तो तुम्हें ये याद रखना होगा कि मैं शक्ति पर कैसे नियंत्रण करता हूं। इतना कहकर मेडिसिन मास्टर डेविल कोर और उन जड़ी बूटियों को अपनी शक्ति से उठाकर अपने हाथ के ऊपर घुमाने लगते हैं और फिर अपनी शक्ति की ऊर्जा से उन्हें जलाकर उनके अंदर से उनकी सारी ताकत को पानी के रूप में बाहर निकाल लेते हैं और एक छोटी सी बोतले में डाल देते हैं। ये देखकर शौर्य कहता है, ये तो काफी मुश्किल लगता है। मेडिसिन मास्टर बताते हैं, इसमें ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें धीरे से शुरुआत करनी होती है। चलो अब तुम करो। ये सुनकर शौर्य अपनी आग की शक्ति को अपनी हथेली पर समेटने की कोशिश करते हुए कहता है, लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। शौर्य इसमें कामयाब हो रहा था और उसके हाथ पर आग की सॉलिड फॉर्म आ जाती है। ये देखकर मेडिसिन मास्टर खुश होकर कहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। तुम लेवल 3 पर होने के बाद भी आग की सॉलिड फॉर्म बना पा रहे हो, ये तो एक अच्छी खबर होगी। चलो अब अपनी सारी आग को एक साथ समेटो और हथेली पर ध्यान लगाओ। ठीक है। इतना कहकर शौर्य ध्यान लगाने लगता है और उसके हाथ से निकलती आग और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ये देखकर मेडिसिन मास्टर थोड़े निराश होते हैं और कहते हैं, तुम फेल हो गए बच्चे। पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँचना भी बहुत अच्छा है। तुम काफी थके हुए लग रहे हो, इसलिए सो जाओ। एकदम से शौर्य की हालत अचानक से खराब होने लगती है और ये देखकर मेडिसिन मास्टर घबराकर पूछते हैं, शौर्य शौर्य क्या हुआ शौर्य? शौर्य को एकदम से खून की उल्टी लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। मेडिसिन मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत अपनी शक्ति से शुरू को हील करने लगते हैं। शौर्य को हील करते हुए मेडिसिन मास्टर मन ही मन कहते हैं, ये तो बस एक छोटी सी ट्रेनिंग थी, फिर अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर कुछ ही देर में शौर्य को हील कर देते हैं और शौर्य ठीक हो जाता है पर बेहोश रहता है। मेडिसिन मास्टर चैन की लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, सौभाग्य से इस लड़के की हिम्मत काफी मजबूत है। मेडिसिन मास्टर अब शौर्य को अपनी शक्ति से सीधा खड़ा करते हैं और उसकी पीठ में शक्ति भरते हुए कहते हैं, शौर्य अब मेरा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम्हें ऐसे हील करके तुम्हारी पावर लेवल 4 पर बढ़ा दूंगा। कमरे के अंदर सफेद रंग की ऊर्जा फैलने लगती है और शौर्य के शरीर के अंदर समाने लगती है। कुछ देर हील करने के बाद मास्टर शौर्य को लेटा देते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तुम्हारा लकी दिन है बच्चे। कुछ दिन बाद जयंत सेन अपने साथियों के साथ ऑक्शन हाउस की तरफ चले जाते हैं। वहां काफी खरीदार लाइन में खड़े हुए थे और अपने टिकट ले रहे थे। जयंत सेन अपने एक साथी को टॉप सीट का टिकट लेने के लिए भेजते हैं, पर टॉप सीट के सारे टिकट जुबैर परिवार और अब्बास परिवार ने पहले ही ले रखे थे। उनका साथी वापस निराश होकर आ जाता है और उन्हें सब बता देता है। इससे जयंत सेन काफी गुस्सा होकर कहते हैं, क्या उन्होंने टॉप सीट के सारे टिकट खरीद लिए? साथी जवाब देता है, हाँ, वो हमारे खिलाफ पहले से ही है और ऐसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। ऑक्शन में आए इन सभी लोगों की भीड़ ऊपर खिड़की से याफी नाम की लड़की देख रही थी। याफी इस ऑक्शन हाउस की इंचार्ज थी। तभी उसके पास एक नौकर आता है और अपना सिर झुकाकर कहता है, मिस याफी, इस ऑक्शन में तीनों बड़े परिवार आ चुके हैं। ठीक है, तुम जाओ। याफी जवाब देती है और वो नौकर वहां से चला जाता है। याफी खिड़की से सब देख रही थी और वो मन ही मन कहती है, इन सब के बीच मुकाबला बढ़ गया है, अगर हम सबके साथ बराबर रहेंगे तो काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सब सोचते हुए याफी काफी खुश हो रही थी और वो अब खिड़की बंद करके वहां से जाने लगती है। शौर्य घर अपने कमरे में ही था और वो खाना खाए जा रहा था। वो ऐसे खा रहा था जैसे मानो कई अरसों का भूखा हो। उसे ऐसे खाते देखकर मेडिसिन मास्टर कहते हैं, आराम से मेरे स्टूडेंट, गले में अटक जाएगा। शौर्य उनकी नहीं सुनता और ऐसे ही खाए जाता है और जवाब देते हुए कहता है, मैं कई दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे अपनी इतने दिनों की भूख तो मिटानी ही होगी। अब शौर्य एकदम से रुकता है और पूछता है, एक मिनट, वैसे बूढ़े मास्टर, मैं तुम्हारा स्टूडेंट कब बन गया? बेशर्म बच्चे, प्रैक्टिस करते समय तुम खून की उल्टियां करते हुए मरने ही वाले थे और तब मैंने तुम्हारी जान बचाई। इसके साथ मैंने तुम्हें लेवल 4 पर भी पहुंचाने में मदद की। मेडिसिन मास्टर भड़क कर बोलते हैं। ये सुनकर शौर्य चौंक कर पूछता है, क्या? शौर्य अपने मुंह के निवाले को गटकता है और फिर अपने हाथों को देखते हुए कहता है, मैं लेवल 4 पर हूं। बूढ़े मास्टर, तुम तो समझ में लाजवाब हो। ये सुनकर मेडिसिन मास्टर की छाती फूल जाती है और वो अपना सीना चौड़ा कर जवाब देते हैं, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहते हुए मेडिसिन मास्टर दूर से ही शौर्य की थाली से एक अंडा उठा लेते हैं और ये देखकर शौर्य उनसे पूछता है, ये कौन सी तकनीक है?
मेडिसिन मास्टर जवाब देते हैं, हथेली की शक्ति। इतना बताकर जैसे ही वो उस अंडे को अपने हाथ पर रखते हैं तो उनका हाथ जलने लग जाता है और वो अंडे को अपने इस हाथ से उस हाथ पर और उस हाथ से इस हाथ पर फेंकने लगते हैं। शौर्य ये देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाह क्या बात है, एक आत्मा आग निकाल सकती है पर उसकी गर्मी को सहन नहीं कर सकती। अपने काम से काम रखो। अंडे को फूंक मारकर ठंडा करते हुए मेडिसिन मास्टर जवाब देते हैं। मेडिसिन मास्टर अंडे को खाना शुरू करते हैं पर इससे उनका मुंह जलने लगता है क्योंकि वो अंडा काफी गर्म था। उन्हें ऐसे देखकर शौर्य कहता है, बूढ़े मास्टर तुम्हें अपने शब्दों पर अमल करना होगा। तुम्हें मुझे ये हथेली की शक्ति वाली टेक्निक सिखानी ही होगी। मेडिसिन मास्टर झट से जवाब देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस पर शौर्य भड़क कर दोबारा से पूछता है, तुम मुझे ये टेक्निक सिखाओगे या नहीं? मेडिसिन मास्टर बड़ी ही शांति से जवाब देते हैं, बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम मुझे मास्टर नहीं बुलाओगे। शौर्य अपने हाथ में अंडा उठाकर कहता है, मास्टर। ये सुनकर मेडिसिन मास्टर खुश होकर पूछते हैं, हाँ। इस पर शौर्य उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है, ये मैं इस अंडे को बोल रहा था। ये सुनकर मेडिसिन मास्टर गुस्से में शौर्य को घूरते हुए कहते हैं, शैतान बच्चे। अब आगे वो कुछ कर भी नहीं सकते थे इसलिए शांत हो जाते हैं और शौर्य जैसे ही अंडे को खाने की कोशिश करता है तो मेडिसिन मास्टर दूर से ही उसके अंदर का पीला वाला हिस्सा बाहर निकालकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। मेडिसिन मास्टर बताते हुए कहते हैं, हथेली की शक्ति कमजोर लेवल की एक काली शक्ति है। इसको अच्छे से सीखने के बाद तुम एक पहाड़ भी उठा सकते हो। अगर दूसरे पर जवाबी हमला करना हो तो ये काफी अच्छी स्किल है। इससे तुम सामने वाले का खून भी उसके शरीर से बाहर निकाल सकते हो। ये जानकर शौर्य काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, मुझे सिखाए मास्टर। उसके मुंह से ये सुनकर मेडिसिन मास्टर काफी खुश होते हैं और एक लोहे के टुकड़े को उठाते हैं जिसको शौर्य ने बाजार से लिया था। उसको देखते हुए मेडिसिन मास्टर बताते हुए कहते हैं, तुम बहुत लकी हो बच्चे। इसके ऊपर हथेली की एक दूसरी भी स्किल लिखी हुई है जिसे हथेली की आग की शक्ति बोला जाता है। चलो तुम्हें इन दोनों का कमाल दिखाता हूँ। मेडिसिन मास्टर कमरे में रखे गलमे की तरफ देखते हैं और हथेली की खींचने की शक्ति से उस गमले को अपनी तरफ तेजी से खींचते हैं और फिर हथेली की आग वाली स्किल से आग गमले की तरफ छोड़ देते हैं। गलमा एकदम से राख बन जाता है और उसका निशान तक भी वहां नहीं बचता। शौर्य इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर मेडिसिन मास्टर के आगे झुककर कहता है, मुझे सब कुछ सिखाए मास्टर। शौर्य को इतना खुश देखकर मेडिसिन मास्टर काफी खुश होते हैं और कहते हैं, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, सब आराम से सीखेंगे। जब तुम ये दोनों टेक्निक सीख लोगे तो मैं तुम्हें हथेली की इससे भी ज्यादा बेहतर कलाओं के बारे में सिखाऊंगा। शौर्य एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या सच में उसका नाम क्या है? मेडिसिन मास्टर जवाब देते हैं, ये अभी के लिए एक सीक्रेट ही है, सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 7। मेडिसिन मास्टर के बताए हुए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए शौर्य हथेली की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है पर उससे ये हो ही नहीं पा रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी शौर्य एक पत्ते तक को अपनी तरह नहीं खींच पाया था। ये तो अभी भी काम नहीं कर रहा लगता है और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। शौर्य निराश होकर कहता है। आज सेन परिवार के सभी बच्चे सेन परिवार के मुकाबला करने वाले एरिया में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। इसलिए शौर्य भी उस तरफ जाने का फैसला करता है और वहां जाने लगता है। उनका वो मुकाबला करने का अखाड़ा काफी बड़ी जगह पर बना हुआ था। पहले पत्थरों को तोड़कर बनाई गई इमारत थी और उससे ऊपर ऐसी ही इमारत के अंदर अखाड़ा बना हुआ था। शौर्य कुछ ही देर में वहां आ जाता है और सीढ़ियों की मदद से ऊपर पहुंच जाता है। अभी जोया और उस बदमाश लड़के लकी का मुकाबला हो रहा था। जोया अपने दोनों हाथ पीछे करके उसके सामने खड़ी हुई थी और लकी अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हुए जोया पर मुक्कों और लातों से एक साथ हमला करने लगता है पर जोया अपनी एक ही लात से उसके हर एक हमले को रोककर उसे पीछे धकेल मारती है।
इससे लकी थोड़ा गुस्से में आ जाता है क्योंकि जोया उसकी बुरी तरह से जो बेइज्जती कर रही थी। शौर्य भी वहां आ गया था और वो भी ये सब देख रहा था। जोया और लकी फिर से एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हुए थे, तभी जोया की नजर शौर्य पर जाती है और जोया खुश होकर पुकारती है, शौर्य। एकदम से लकी बहुत तेजी से जोया को मुक्का मारता है, पर जोया बड़े ही आराम से बच जाती है और उसे एक ही लात में दूर फेंक कर मारती है। जोया सीधा शौर्य की तरफ जाती है और शौर्य भी अखाड़े में उतरकर जोया के पास आ जाता है। हमें दोबारा मिले काफी समय हो गया, शौर्य कहता है। पर जोया उसे शक की नजरों से देखने लगती है। शौर्य कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी जोया उसका हाथ पकड़कर उसकी शक्ति महसूस करते हुए पूछती है, शौर्य तुम मुझे ये कब बताने वाले थे कि तुम लेवल 4 पर पहुंच गए हो? शौर्य जवाब देता है, ये बस अभी कुछ समय पहले ही तो हुआ है। इस पर जोया नाराज होते हुए मुंह फेर कर कहती है, इसका मतलब तुम चुपचाप अकेले में चुपके से ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे भूल गए। चलो कोई नहीं, तुम भूल गए और मेरे पास करने को कुछ था नहीं, इसलिए मैं इनके साथ यहाँ खेलने के लिए आ गई। लकी खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ता है और शौर्य को देखकर उनकी तरफ आते हुए शक्ति से पूछता है, हे शौर्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोया आगे थी और वो गुस्से से लकी को घूरते हुए पूछती है, शौर्य यहाँ क्यों नहीं आ सकता, ये भी परिवार का ही हिस्सा है। इससे खुश होकर शौर्य जोया के कंधे पर हाथ रख लेता है और लकी चिढ़ जाता है क्योंकि वो जोया से मुकाबला नहीं कर सकता था। लकी वहां से गुस्से में जाते हुए शौर्य से कहता है, तुम यहीं रुक कर देख, तुझे सभी सबक सिखाता हूँ। शौर्य उसकी परवाह नहीं करता और उसे वहां से जाने के लिए अलविदा करते हुए हाथ हिलाने लगता है, इससे लकी और ज्यादा चिढ़ जाता है। जोया शौर्य का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर से प्यार से हटाती है और फिर शौर्य का हाथ पकड़े हुए कहती है, शौर्य तुम बेशक लेवल 4 पर पहुंच गए हो, पर लकी जैसे 8 लेवल के सोल मास्टर से लड़ने के लिए तुम्हें कुछ आसान टेक्निक सीखनी होगी। ये बताते हुए जोया एक पत्थर के बोर्ड की तरफ जाती है जिस पर अलग अलग तरह की लड़ाकू टेक्निक की जानकारियां थी। जोया एक पीले रंग का रोल निकालकर वापस शौर्य के पास आ जाती है और उसे वो रोल देते हुए बताती है, ये टेक्निक 4 लेवल वाले मास्टर के लिए काफी अच्छी है। इससे तुम एक पत्थर को एक ही हथेली के वार में तोड़ सकते हो। इसे रखो और इसकी प्रैक्टिस करो। शौर्य उस पीले रोल को पकड़ते हुए कहता है, ठीक है जोया, मैं वापस जाने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करूंगा। शौर्य की अंगूठी उसके कमरे में ही थी और मेडिसिन मास्टर बाहर निकलकर मेडिटेशन कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर शौर्य खुश होते हुए तेजी से अंदर आता है और मेडिसिन मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे ये पत्थर तोड़ने वाली टेक्निक सिखा दो। मेडिसिन मास्टर कोई जवाब नहीं देते तो इस पर शौर्य उनके कान के पास जाकर जोर से चिल्लाता है, मास्टर। मेडिसिन मास्टर एकदम से हटकर पीछे की तरफ तेजी से खिसक जाते हैं और शौर्य जब अपने सामने देखता है तो उसे मेडिसिन मास्टर सामने नहीं बल्कि पीछे दिखाई पड़ते हैं। अब वो जैसे ही पीछे की तरफ जाता है तो एकदम से मास्टर कमरे में आगे पहुंच जाते हैं। शौर्य अब जैसे ही आगे जाता है तो मास्टर पीछे से वापस पहुंच जाते हैं। शौर्य इससे तंग आकर वही रुक जाता है। मास्टर अपनी एक आंख खोलकर शौर्य को देखते हैं और उसे सामने दूर खड़ा देखकर जवाब देते हुए कहते हैं, ये टेक्निक बिल्कुल खराब है। मैं इसे तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। शौर्य उन्हें बताते हुए कहता है, इसे मेरे लिए जोया ने चुना था। इस पर मास्टर जवाब देते हैं, इससे इसका बेकार होना बदल थोड़ी जाएगा। उनकी बात सुनकर शौर्य थोड़ा सख्त होकर कहता है, अगर ये बेकार है तो मुझे इससे कुछ अच्छा सिखाओ। ये कहते हुए शौर्य अपने हाथ में पकड़े रोल को अपने गाल पर रगड़ते हुए काफी खुश हो रहा था। तभी मास्टर एक रोल निकालकर उसके सिर पर फेंक कर मारते हैं। उसे लगते ही शौर्य अब अपने सिर को रगड़ने लगता है क्योंकि उसे वो जोर से लगा था। शौर्य उस रोल को जमीन से उठाते हुए पूछता है, अब ये क्या है? काले लेवल की शक्ति का वार। रोल पर लिखा ये पढ़कर शौर्य चौंक जाता है।
मास्टर उसे बताते हैं काले लेवल की इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पहले लेवल 5 पर पहुंचना होगा। तभी तुम इसे सीख पाओगे। ये सुनकर शौर्य खुश होकर मास्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है तो फिर आप मुझे लेवल 5 पर पहुंचाने में मदद कीजिए मास्टर। प्लीज मास्टर प्लीज। शौर्य को इतना एक्साइटेड होता देखकर मास्टर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं ठीक है ठीक है। मास्टर के मुंह से हाँ सुनकर शौर्य काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी में उछालते हुए चिल्लाता है याहू। शौर्य को इतना खुश देखकर मास्टर भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं हम तुम्हें लेवल 5 पर पहुंचाने के लिए जल्दी से कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक बहुत ऊंचा लंबा पहाड़ था, वो पहाड़ बादलों से भी पार निकला हुआ था और उसके ऊपर बैठी नैना नागा मेडिटेशन कर रही थी। इससे उनकी शक्ति पर संतुलन बना रहता था और शक्ति स्तर भी बढ़ता था। नैना नागा अब अपनी आंखें खोलती है और कहती है शौर्य सेन 3 साल बाद तुम्हें खुद पर बहुत शर्म आएगी। शौर्य कुछ ही दिनों में लेवल 5 पर पहुंच गया था और वो आज वापस से मां की कब्र के पास खड़ा हुआ था और मास्टर उसके पीछे थे। शौर्य अपने शरीर के ऊपरी कपड़े उतार कर मास्टर की तरफ पीट करके शक्त खड़ा हुआ था और मास्टर के हाथों में एक आग की बॉल बनी हुई थी। मास्टर शौर्य को बताते हैं काले शक्ति का वार एक हाई लेवल की स्किल है, करीब से मुकाबला करने की टेक्निक, और ये अपनी शक्ति के लिए बहुत मशहूर है। इसे अच्छे से सीखने के बाद तुम्हार वार पर 8 तरह की ऊर्जा परत बन जाती है। अगर बराबरी की जाए तो इसकी शक्ति कमजोर लेवल की धरती की शक्ति के बराबर है। शौर्य की पीठ पर बार बार आगे के वार लग रहे थे और इससे उस दर्द तो हो ही रहा था पर उसकी पीठ पर निशान भी पड़ रहे थे। शौर्य मास्टर की बात सुनकर उनसे पूछता है ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है पर इससे यहाँ मेरी पिटाई क्यों की जा रही है। मास्टर बताते हैं क्योंकि इस तरह के वार करने की शक्ति को चलाने के लिए एक ताकतवर मजबूत शरीर चाहिए। तुम्हें पीटना ही तुम्हारे शरीर की शक्ति को जल्दी से बढ़ाने का सही तरीका है। मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं वैसे हमारे पास दवाएं खत्म हो रही है और जल्दी ही सारी खत्म हो जाएगी। तो अब जब अगली बार तुम इन्हें खरीदो तो ज्यादा मात्रा में खरीदना। ये सुनकर शौर्य चौंक कर मास्टर की तरफ पलट कर पूछता है क्या दवाएं खत्म होने वाली है, मैं तो अभी तक जोया के पैसे वापस भी नहीं कर पाया हूँ। तो फिर अब मैं दोबारा पैसे कहाँ से लाऊंगा। तभी एक साथ शौर्य की पीठ पर कई आग के गोले साथ में बरसते हैं और शौर्य दर्द में चिल्लाता है आहा। मास्टर शौर्य को जवाब देते हुए कहते हैं मुझे परवाह नहीं, बस कैसे भी उन दवाइयों को हासिल करने की सोचो। अगले दिन ऑक्शन हाउस के ठीक सामने काले रंग का लबादा ओढ़े हुए कोई खड़ा हुआ था। उसने इतने अच्छे से अपने शरीर को ढक रखा था कि उसके शरीर का एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उसके हाथों के जिसमें उसने एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। तभी एक आवाज आती है मैं इतनी महंगी चीज का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आग को कंट्रोल करना अच्छे से परख सको। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम इसे ऑक्शन में बेचने जा रहे हो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेडिसिन मास्टर की थी और वो लबादा ओढ़े लड़का कोई और नहीं बल्कि शौर्य था। मेडिसिन मास्टर की बात का जवाब देते हुए शौर्य जवाब देते हुए कहता है आपने ही तो मुझसे बोला था कि कुछ भी करके वो दवाएं हासिल करूं। वैसे भी आप इन दवाइयों को मुझ जैसे लेवल 5 वाले पर तो इस्तेमाल करने नहीं वाले थे तो इन्हें अपने पास रखना वैसे भी बेकार ही है। तभी मेडिसिन मास्टर बताते हैं लेकिन इन दवाइयों की क्वालिटी काफी खराब है। शौर्य जवाब देता है आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो आत्मा अमृत सब संभाल लेना और बाकी का मैं संभल लूंगा। ठीक है जैसा तुम चाहो। तुम बहुत ज्यादा पागल हो लड़के, पर इस बार ये मत बोलना कि ये तुमने किया। मास्टर कहते हैं। मास्टर की बात पर शौर्य मुस्कुराकर जवाब देता है नहीं कोई बात नहीं। इतना कहकर शौर्य अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को ऐसे ही लेकर आगे ऑक्शन हाउस की तरफ बढ़ जाता है। ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंचकर शौर्य याफी से मिलता है जो उस ऑक्शन हाउस की लीडर थी।
शौर्य याफी को दवाइयां दिखा देता है और वो सबसे पहले आत्मा अमृत को दिखाता है। आत्मा अमृत एक छोटी शीशी में था और उसकी महक सूंघ कर याफी खुश होकर पूछते हुए कहती है, ये जरूर कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने के लिए एक आत्मा अमृत है, पर इसके साइड इफेक्ट अभी भी अनजाने हैं। लबादा और शौर्य जवाब देते हुए कहता है, इसको आराम से चेक करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये सुनकर याफी उस शीशी में से एक बूंद अपने दूसरे हाथ पर टपकाती है और वो बूंद याफी की हथेली के थोड़े ऊपर आकर रुक जाती है। वो बूंद थोड़ी थोड़ी नीली चमक रही थी। याफी अपने पास रखो सुइयों में से एक छोटी सुई उठाकर जैसे ही उसे छूती है तो उस बूंद में एक छेद सा हो जाता है और वो हिलने लग जाती है। याफी चौंक कर कहती है, ये तो काफी लचीली है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये एक दूसरे ग्रेड की आत्मा अमृत है। याफी अब शौर्य से पूछती है, क्या आप इसे ऑक्शन में बेचना चाहते हैं? शौर्य थोड़ी भारी आवाज में जवाब देता है, जी हाँ, मैं चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इसकी ऑक्शन हाउस में नीलामी कर दी जाए। ये सुनकर याफी खड़ी होती है और वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी इसे बेचने के लिए इंतजाम करती हूँ। याफी चली जाती है और उसके जाने के बाद मास्टर शौर्य को बताते हुए कहते हैं, बच्चे, ये औरत कोई आम औरत है, तुम्हें सावधान रहना होगा। शौर्य जवाब देता है, चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं पूरी तरह से सावधान रहूंगा। सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 8। शौर्य वही बैठा हुआ था और कुछ देर बाद याफी उसके पास आती है और उसे बताते हुए कहती है, सब कुछ सेट कर दिया गया है, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ ऑक्शन हाउस में ऑक्शन एरिया की तरफ जाने के लिए आ जाए। ठीक है। इतना कहकर शौर्य कुर्सी से खड़ा होता है और याफी के पास से गुजरते हुए आगे जाने लगता है। याफी उसे रोकती है और उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए लबादा हटाने की कोशिश करती है जिससे उसका चेहरा देख सके। पर शौर्य तभी उसका हाथ पकड़ लेता है। शौर्य याफी का हाथ पकड़कर उससे भारी आवाज में कहता है, तुम अपनी सुंदरता अपने पास रखो और मुझे मेरी पहचान मेरे पास रखने दो, समझी? इतना कहकर शौर्य उसके पास से ऑक्शन एरिया की तरफ जाने लगता है और याफी पीछे खड़ी हुई उसे देखे जा रही थी। ऑक्शन हाउस के अंदर बीच में बड़ी सी स्टेज लगी हुई थी और उस स्टेज के चारों तरफ गोल आकार में लोगों के बैठने की जगह थी। शौर्य के पिता अपने साथियों के साथ ऊपर की तरफ आलीशान जगह पर बैठे हुए थे जहां सभी अमीर बैठते थे। शौर्य भी उनके ठीक सामने करीब 50 मीटर दूर ऊपर ही अकेला बैठा हुआ था। तभी स्टेज खुलती है और उसके अंदर से याफी एक मेज के साथ निकलती है। याफी मेज के दूसरी तरफ उस पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी। योफी सबको बताते हुए कहती है, हमने अभी ही एक नया आइटम नीलामी के लिए हासिल किया है। मुझे भरोसा है कि ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। इतना बताकर याफी ऊपर की तरफ हाथ उठाती है और ऊपर से रोशनी सीधे नीचे स्टेज पर पड़ती है। सबकी नजर ऊपर की तरफ ही थी और ऊपर से एक बड़ा सा गोल लंबा बॉक्स नीचे स्टेज की तरफ आने लगता है। वो गोल लंबा बॉक्स नीचे जमीन पर आकर टिक जाता है और सब गौर से नजरें गाड़कर उसे देखने लगते हैं। तभी बॉक्स खुलता है और उसके अंदर हवा में उड़ रही शौर्य की सीसे सबके सामने आ जाती है। याफी सबको बताती है, ये आपकी शक्ति को जल्दी से बढ़ाने के लिए आत्मा अमृत है, ये एक दूसरे ग्रेड की दवाई जिसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसे पहले पानी में मिलाए और फिर उसी में बैठकर कल्टीवेट कीजिए। ये किसी भी कम शक्तिशाली की स्पीड को काफी बढ़ा देगी। ये सुनकर जयंत सेन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। जुबैर भी अपने बेटे और अब्बास खान के साथ वही थी और वो हंसते हुए कहता है, जयंत सेन, समय मत लगाए और अपने बेटे के लिए इसे खरीद लीजिए। जयंत सेन उसको जवाब देते हुए कहते हैं, तुम भी तो इसे हासिल करना चाहते होगे जुबैर, ताकि शौर्य कभी शक्तिशाली ना बन सके। इस पर जुबैर काफी जोर से हंसता है, हा 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 हा। अब्बास खान याफी से पूछता है, मिस याफी, बेशक इस आत्मा अमृत से अच्छा इफेक्ट होगा, पर उतने कमजोर लोग इतनी शक्तिशाली दवाई को झेल नहीं सकते।
अगर इसे लेने के बाद उन्हें कुछ। अब्बास ने इतना कहा ही था कि तभी याफी उसे टोकते हुए बताती है, इस आत्मा अमृत का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है और उसके लिए मैं अपने ऑक्शन हाउस की इज्जत को दांव पर लगा सकती हूँ। तो क्या अब किसी और को कुछ पूछना है? नहीं प्लीज आप शुरू कीजिए और इसका दाम बताइए। जुबैर कहता है। याफी दाम बताती है, इसका दाम है 8,000 सोने के सिक्के। तभी एक आदमी दाम लगाता है 8,500 सिक्के। एकदम से दूसरा लगाता है 9,000 सिक्के। ऐसे बढ़ते बढ़ते बोली 13,000 सिक्के पर पहुंच जाती है और याफी पूछती है, क्या इससे ऊपर का कोई खरीदार है? एकदम से जुबैर बोली लगा देता है 20,000 सिक्के। जुबैर की बोली सुनकर जयंत सेन शक्त हो जाते हैं। याफी पूछती है, क्या इससे ऊपर कोई लगाएगा? तभी अब्बास कहता है 21,000 सिक्के। याफी फिर से पूछती है, क्या इससे ऊपर कोई लगाएगा? अब जैसे ही जयंत सेन बोली लगाने के लिए हाथ ऊपर करते हैं तो एकदम से जुबैर फिर से बोली लगा देता है 30,000 सिक्के। जयंत सेन गुस्से में जुबैर को घूरने लगते हैं और जुबैर उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता है। अब्बास कुछ कहने को होता है पर जुबैर उसे रोक देता है और कुछ इशारा करता है, जिसके बाद अब्बास खान शांत होकर बैठ जाता है। याफी बाकियों से पूछती है, क्या कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाएगा? सब लोग पहले ही इस भारी बोली से काफी ज्यादा हैरान थे और वो आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। ये देखकर याफी बोली लगाती है 30,000, 31,000, 32,000। तभी जयंत सेन खड़े होकर एकदम से बोली लगाते हैं 40,000। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और याफी हथौड़ा मारने से एकदम से रुक जाती है। तभी जयंत सेन का साथी खड़ा होकर हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं ये बोली गलती से लग गई। जयंत सेन का दूसरा साथी उन्हें समझाते हुए कहता है, जुबैर बेवजह हमसे हमारे पैसे बेकार में खर्च कराना चाहता है, ताकि वो अगला आइटम हवाई स्किल हासिल कर सके। जयंत सेन फिर से शक्ति के साथ कहते हैं, मैं फिर से दोबारा बोलूंगा 40,000। इतनी बड़ी बोली सुनकर याफी खुश होते हुए कहती है, ये तो काफी बड़ी बोली है, क्या इससे ऊपर कोई लगाएगा? कोई दूसरा लगाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए याफी नीलामी करती है 40,000 1, 40,000 2, 40,000 3। बिक गया। इतना कहकर याफी हथौड़ा मार देती है और जयंत सेन को बधाई देते हुए कहती है, बधाई हो लीडर सेन। आत्मा अमृत आपका हुआ। जुबैर और उसके साथी इससे काफी खुश हो रहे थे और जयंत सेन के साथी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। शौर्य खड़ा होकर ये सब देख रहा था और यागी उसको भी बधाई देती है, हमारे सेल को भी बधाई हो, उन्होंने अच्छी रकम कमाई है। शौर्य हाँ में गर्दन हिला देता है और अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है, शुक्रिया पिताजी। रात हो जाती है और सेन परिवार के अंदर जयंत सेन हॉल में थे। उनके साथी उनके साथ थे और वो साथी जयंत सेन से कहता है, लीडर आज तुम बहुत ज्यादा उतावले थे। दूसरा साथी भी कहता है, हाँ बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा उतावले कि तुमने 40,000। इतना कहते हुए वो चुप हो जाता है और जयंत सेन भी चुप ही खड़े हुए थे। वो साथी दोबारा से कहता है, हमारा सेन परिवार पहले से ही बुरे हालात झेल रहा है और अब उस जुबैर परिवार ने हवाई स्किल भी हासिल कर ली। हम अब आगे भविष्य में करेंगे भी क्या? शौर्य पैसे लिए वहां से गुजर रहा था और वो उन सबको पिताजी पर भड़कता देखकर रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। साथी दोबारा से पूछता है, लीडर अब हम क्या करेंगे? जयंत सेन चुप खड़े हुए उनकी बातें सुन रहे थे और इससे शौर्य को भी थोड़ा बुरा लगता है। वो वहां से वापस जाने लगता है, तभी पिताजी अपने साथी से कहते हैं, वो 40,000 सिक्के मैं खुद अपने पैसों से दे दूंगा। अगर ये काफी नहीं रहा तो मैं अपना खुद का घर भी बेच दूंगा। पिताजी की ये बात सुनकर शौर्य हैरान हो जाता है और उदास होते हुए कहता है, पिताजी मैंने तो आपको ही उल्टा संकट में डाल दिया। पिताजी की बात पर उनका दूसरा साथी खड़ा होकर पूछते हुए कहता है, क्या इससे हमारे सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि आज जुबैर परिवार ने काली शक्ति की एक नई स्किल हासिल कर ली है।
इससे कुछ नहीं बदलने वाला लीडर। तुम सेन परिवार के लीडर हो, इसलिए तुम्हें अपने बेटे को छोड़कर परिवार के बारे में सोचना चाहिए था। उनकी ये बात सुनकर पिताजी उन्हें धमकाते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ, जो हवाई स्किल तुम चाहते थे, क्या ये तुम अपने बेटों के लिए हासिल नहीं करना चाहते थे? इतना कहकर पिताजी अब उनसे कोई बात नहीं करते और तेजी से घर से सीधा बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उनकी नजर सीधा शौर्य पर पड़ती है और वो उसकी तरफ आने लगते हैं। शौर्य के हाथ में पैसों का बैग था और अब शौर्य चिंता में आ जाता है कि उसे कैसे छुपाए। तभी एकदम से मेडिसिन मास्टर उस बैग को अंगूठी के अंदर खींच लेते हैं और बैग अंगूठी के अंदर समा जाता है। पिताजी शौर्य की तरफ आते हुए उससे पूछते हैं, बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? शौर्य हिचकिचाते हुए जवाब देता है, पापा पिताजी मैं रात में कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था। पिताजी इससे खुश होकर बताते हुए कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना बताते हुए पिताजी उस सीसी को बाहर निकाल कर शौर्य के हाथ पर रखते हुए बताते हैं, ये आत्मा अमृत मैंने आज तुम्हारे लिए हासिल किया था। इसे रख लो। पिताजी उस सीसी को शौर्य के हाथ पर रख देते हैं। शौर्य उस सीसी को देखते हुए कहता है, लेकिन उसने इतना ही कहा था और तभी पिताजी उससे पूछते हैं, क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? शौर्य अब पिताजी को कैसे बताएं कि ये सीसी उसी ने नीलाम करवाई थी। इसलिए शौर्य सीसी को ऐसे ही देखते रहता है और पिताजी उससे कहते हैं, बेटा एक सीमित एबिलिटी का पिता होने के नाते मैं बस तुम्हें यही दे सकता हूँ। शौर्य की आंखें भर आती है और वो सीधा पिताजी के गले से लग जाता है और कहता है, नहीं आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं अब और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। मुझे पता है बेटा कि तुम काफी मेहनत करते हो। पिताजी शौर्य की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं। शौर्य वापस से अपने कमरे में आ जाता है और पैसों के बैग को मेज पर रख देता है और सीसी को सख्ती से भींचते हुए कहता है, हमें आज रात लेवल 6 को पार करना ही होगा। मैं अपने पिता को निराश नहीं कर सकता और उन्हें ऐसे खतरों में नहीं डाल सकता। मेडिसिन मास्टर अंगूठी के अंदर से निकल कर बाहर आ जाते हैं और चेतावनी देते हुए कहते हैं, लड़के मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ। ज्यादा जल्दी मत करो। शौर्य सख्त होकर जवाब देते हुए कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं ये जरूर करूंगा। मेडिसिन मास्टर हंसते हुए कहते हैं, अच्छे बच्चे मुझे तुम्हारा जुनून काफी अच्छा लगा। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। मेडिसिन मास्टर अब पूरी रात शौर्य से ट्रेनिंग कराते हैं और ट्रेनिंग करते करते सुबह हो जाती है। शौर्य मां की कब्र के पास प्रैक्टिस कर रहा था और हथेली से वार करना सीख रहा था। इसमें वो सफल तो होता है पर खुद भी जमीन पर दूर जाकर गिरता है और फिर उठते हुए कहता है, इसे सीखते सीखते मेरी हालत खराब हो गई है और खुद ही अपनी मार सहनी पड़ रही है। ऊपर से इस वार से पेड़ की जगह शायद मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। मेडिसिन मास्टर थोड़ा आगे टूटे हुए बांस के पेड़ को देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, तुम इसे सीखने के लायक हो। बस तुम्हारी फिलहाल की हालत के हिसाब से तुम्हारी पावर इसमें खर्च हो जाएगी। इसलिए अभी अच्छा है कि हथेली से खींचने और आग के वार करने पर ध्यान दिया जाए। इतना सुनकर शौर्य अपने हाथ को पकड़ते हुए खड़ा होता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी। शौर्य खड़ा होकर हथेली से खींचने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और वो लड़की को अपनी तरफ खींचने लगता है। शौर्य कामयाब हो जाता है और लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है। अब शौर्य उसी के साथ में हथेली से आग की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी तरफ आती लड़की पर वार करता है और वो लकड़ी दो हिस्सों में बंटकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर मेडिसिन मास्टर कहते हैं, ज्यादा बुरा नहीं है। अभी थोड़ा समय लगेगा और तुम इससे भी काफी अच्छा करने लगोगे। शौर्य मास्टर से पूछता है, मास्टर मुझे लेवल 7 पर पहुंचने में कितना समय लगने वाला है, क्योंकि 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन है और मैं अगर लेवल 7 पर नहीं पहुंच पाया तो मैं पिताजी और जोया के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा। मास्टर बताते हैं, अगर अपने पिता को खुश करने के लिए ज्यादा जल्दी करोगे तो सब खराब भी हो सकता है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी सब खत्म कर देती है। पर आत्मा अमृत की मदद से और तुम्हारी काफी मेहनत की मदद से 2 महीने काफी है तुम्हें लेवल 7 पर पहुंचाने के लिए। ये सुनकर शौर्य खुश हो जाता है और फिर तेज आवाज में जोर से चिल्लाते हुए कहता है, इन 3 सालों में मैं चमत्कार कर दूंगा और फिर 3 साल बाद सब पहले की तरफ हो जाएगा। याहू! उसको ऐसे खुशी से चिल्लाता देखकर मेडिसिन मास्टर भी हंसने लग जाते हैं और तभी शौर्य उनसे कहता है, मास्टर चलिए घर वापस चलकर प्रैक्टिस करते हैं। सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 9। सुबह हो गई थी और शौर्य अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए एक आवाज आती है, शौर्य शौर्य क्या तुम अभी तक सो रहे हो? शौर्य चलो दरवाजा खोलो। शौर्य आंखें मलते हुए खड़ा होता है और दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि सामने ही जोया खड़ी हुई थी। जोया हर रोज की तरह खूबसूरत लग रही थी और वो शौर्य की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शौर्य उससे पूछता है, क्या हुआ जोया, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? इस पर जोया उससे पूछती है, क्या तुम भूल गए कि आज कौन सा दिन है? ये सुनकर शौर्य सोच में पड़ जाता है और उसे सोचता देखकर जोया उसका हाथ पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हुए कहती है, शौर्य अब चलो भी। इतना कहकर जोया शौर्य का हाथ पकड़कर उसे वहां से तेजी से भगाते हुए ले जाने लगती है। आराम से जोया, एज सेरेमनी आने से पहले ये आखिरी टेस्ट है तो इसमें इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? शौर्य पूछता है। जोया जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि सभी परिवार वालों को ये पता चले कि शौर्य आज भी एक जीनियस ही है। इसलिए जल्दी करो। सेन परिवार के लीडर और उनके साथी मंदिर में ही बैठे हुए थे और सभी बच्चे खड़े हुए अपनी अपनी पावर चेक करवा रहे थे। लकी अपने साथियों के साथ खड़ा था और वो सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी जोया और शौर्य वहां आ जाते हैं और उन्हें वहां देखकर लकी गुस्से में उन्हें घूरने लगता है। ये यहाँ क्यों आया? लकी अपने साथी से पूछता है। उसका साथी जवाब देते हुए कहता है, क्या फर्क पड़ता है बॉस, से फिर से अपना मजाक उड़वाने दो। लकी शौर्य को घूर रहा था और शौर्य उसे। तभी मंदिर का पुजारी आवाज लगाता है, अगली बारी जोया की है। जोया सामने आ जाओ। अपना नाम सुनकर जोया खुश होकर शौर्य से कहती है, शौर्य मैं बस अभी गई और वापस आई। इतना कहकर जोया तेजी से आगे की तरफ जाती है और उस पत्थर पर लगे स्टोन पर अपना हाथ रख देती है। स्टोन जो नीला था वो पीला हो जाता है और जोया का लेवल 10 से ऊपर 11 आता है, जिसका मतलब था कि जोया की शक्ति अभ्यासकर्ता लेवल पर पहुंच गई थी। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और आपस में बातें बनाने लगते हैं। सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है। पर ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। वहां खड़े बच्चे आपस में कहते हैं। जोया अब वापस शौर्य के पास आ जाती है और पुजारी आवाज लगाता है, अगली बारी शौर्य सेन की है। शौर्य का नाम सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये फिर से अपनी बेइज्जती करवाएगा, एक लड़का कहता है। दूसरी लड़की कहती है, पता नहीं ये यहाँ बार बार अपना मजाक बनवाने के लिए यहाँ क्यों आ जाता है। शौर्य सब की बातें सुनते हुए आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे पहले से ही उसका शक्ति लेवल पता था। शौर्य पत्थर के पास जाता है और जैसे ही स्टोन पर हाथ रखता है तो स्टोन पर शक्ति स्तर 7 लिख जाता है। ये देखकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं और पुजारी भी हैरान हो जाता है। सबको ऐसे चुप देखकर शौर्य काफी खुश था। तभी पिताजी भी खुशी से बहुत जोर से हंसते हैं, हा 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 हा। शौर्य सब शांत से सिर उठाकर वापस जोया के पास आता है और अब सभी बच्चे बिल्कुल शांत रहते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। शौर्य अब उस पल को याद करने लगता है जब वो मास्टर की मदद से पिछली रात ही लेवल 7 पर पहुंचा था। शौर्य काफी ज्यादा खुश था और उसके पिता के साथी भी उसके पिता को बधाई देने लगते हैं। शौर्य जोया के सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था और जोया भी मुस्कुरा रही थी।
तभी पीछे से मियाँ शौर्य को आवाज लगाते हुए आती है, शौर्य शौर्य। शौर्य पीछे मुड़कर देखता है और मियाँ उसके पास आ जाती है। जो मियाँ शौर्य से बात भी नहीं कर रही थी, आज वो खुद उसके पास आ गई थी। मियाँ शौर्य को बधाई देते हुए पूछती है, बधाई हो शौर्य, तुम्हारी शक्तियाँ फिर से वापस आ गई। क्या हम कल दोनों साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं? जोया ये सुनकर शौर्य का हाथ पकड़कर मियाँ से कहती है, माफ करना मियाँ, पर कल शौर्य मेरे साथ रहेगा। शौर्य भी कुछ नहीं कहता और ये सब देखते हुए लकी कहता है, बस 7वां लेवल। देखते हैं कि तुम एज सेरेमनी वाले दिन मुझसे कैसे जीतते हो। दूसरी तरफ जुबैर अपने घर के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसका बेटा उसे सब आकर बता देता है। ये सब सुनकर जुबैर उससे पूछता है, क्या सच में ये खबर सच्ची है? अतरंगी जवाब देते हुए बताता है, हाँ पिताजी, शौर्य सेन आने वाली एज सेरेमनी के लिए क्वालिफाई हो गया है। क्योंकि उसकी स्किल हिस्सा लेने वाले क्राइटेरिया तक पहुंच गई है, या फिर लीडर का बेटा होने की वजह से उसे किसी और तरीके से पास कर दिया होगा। जुबैर ये सब सुनकर आगे कहता है, क्राउन शहर के हिसाब से एज सेरेमनी 1 महीने बाद होने वाली है। बाकी परिवार भी इसे देखने के लिए जाएंगे। इसलिए हम इस समय का इस्तेमाल शौर्य सेन की कमी ढूंढने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही पिताजी। हम ये भी जान सकते हैं कि उसे कौन सिखा रहा है और फिर हम उसे खत्म कर देंगे। अतरंगी खुश होकर बताते हुए कहता है। सेन परिवार की एज सेरेमनी यानी सालगिरह का दिन आ जाता है और उनके एक अखाड़े के पास लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं। जुबैर परिवार और अब्बास परिवार भी इसमें शामिल होने के लिए आते हैं और ऑक्शन हाउस की लीडर याफी भी मेहमानों के तौर पर अपनी जगह बैठ जाते हैं। आज के दिन सेन परिवार के लीडर जयंत सेन वहां नहीं बैठते और अपनी जगह पर अपने साथियों को इसे होस्ट करने के लिए बोल देते हैं। जयंत सेन के साथी मेहमानों के साथ बैठ जाते हैं और जयंत सेन अपने बेटे और जोया के पास खड़े हुए थे। जयंत सेन का साथी ऊपर से आगे आता है और तेज आज में बताते हुए कहता है, हालांकि मैं इतना टैलेंटेड तो नहीं हूं, पर आज मैं सेन परिवार लीडर जयंत सेन की जगह एज सेरेमनी की अध्यक्षता करूंगा। सबसे पहले शौर्य सेन आ जाए। अपना नाम सुनते ही शौर्य उनके सामने नीचे आकर खड़ा हो जाता है और पिताजी का वो साथी जिसका नाम वीर था, वो शौर्य को बताते हुए कहते हैं, शौर्य तुम लेवल 7 पर हो। इसलिए परिवार के नियमों के हिसाब से तुम्हें एक ही मुकाबला मिलेगा। इसलिए जो भी लेवल 9 या उससे नीचे का शौर्य से मुकाबला करना चाहता है, वो आगे आ सकता है। ये सुनकर लकी आगे आते हुए कहता है, मैं करूंगा। शौर्य आवाज सुनकर तुरंत पीछे की तरफ देखता है और लकी को आता देखकर शौर्य हैरान हो जाता है। लकी शौर्य के पास आकर खड़ा हो जाता है और अध्यक्ष वीर से कहता है, मैं लेवल 8 पर हूं और अपने कजिन शौर्य की मदद के लिए उससे मुकाबला करना चाहता हूं। वीर हाँ करते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम मुकाबला कर सकते हो लकी सेन। एक लेवल 8 वाला लेवल 7 के खिलाफ। मैं तुमसे नहीं डरता लकी। शौर्य ने इतना ही कहा था कि तभी लकी शौर्य पर टूट पड़ता है और उस पर हमला करने लगता है। शौर्य उसके हमलों को डिफेंस करते हुए बचने लगता है, पर वो पीछे हटता जा रहा था। ये देखकर पिताजी और जोया घबरा जाते हैं। लकी शौर्य पर लगातार वार कर रहा था और शौर्य अपने हाथों से उसके हमलों को डिफेंस कर रहा था। शौर्य उसे उकसाते हुए कहता है, लगता है कि आज तुमने प्रैक्टिस नहीं की है लकी। इससे लकी और गुस्से में आ जाता है और उछलकर अपनी लातों से शौर्य पर वार करता है, पर शौर्य उन्हें भी डिफेंस करता है, पर पीछे धकेला जाता है और लकी भी सामने ही खड़ा हुआ था। शौर्य मन ही मन कहता है, डिफेंस करके बात नहीं बनेगी, मुझे भी इस पर हमला करना ही होगा। इतना सोचते हुए शौर्य अपनी आग की शक्ति अपने हाथों से बाहर निकाल लेता है और ये देखकर लकी भी अपनी नीली शक्ति अपने हाथों से बाहर निकालकर तेजी से शौर्य की तरफ भागता है। वो जैसे ही शौर्य पर वार करता है तो शौर्य भी उस पर वार कर देता है और दोनों के वार आपस में टकराते ही एक धमाका होता है, जिससे लकी पीछे धकेला जाता है और शौर्य भी थोड़ा पीछे धकेला जाता है।
ये देखकर सब खुश हो जाते हैं और शौर्य की तारीफ करने लगते हैं। तभी एकदम से शौर्य के अंदर से संतरी रंग की ऊर्जा निकलने लगती है। इससे शौर्य चौंक जाता है और मेडिसिन मास्टर शौर्य को बधाई देते हुए बताते हैं, बधाई हो शौर्य, इसके आखिर वार ने आत्मा अमृत को एक्टिवेट कर दिया जो तुमने थोड़े समय पहले ही ग्रहण किया था। शौर्य लेवल 8 के लिए प्रमोट हो गया था और अब वो खड़े खड़े ही मेडिटेशन करते हुए अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करने में लग जाता है। ये देखकर लकी कहता है, नहीं, ये लेवल 8 पर पहुंचने वाला है। मेडिसिन मास्टर की आवाज सिर्फ शौर्य को ही सुनाई आती थी और वो शौर्य से कहते हैं, शौर्य कुछ देर और थमे रही और फिर तुम लेवल 8 पर होगे। मेडिसिन मास्टर की बात सुनते हुए शौर्य अपनी पावर को अपने अंदर समाने लगा हुआ था और सब ये देखकर चौंक गए थे। तभी जुबैर अपने बेटे को इशारा करता है और उसका बेटा एक लाल आग की तरह जलती गोली बाहर निकाल लेता है। आसमान पर बादल छाने लगते हैं और ये सब देखते हुए लकी तेजी से शौर्य पर वार करने के लिए उसकी तरफ भागता है। मास्टर शौर्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, बचो शौर्य, वरना अगर इसमें उलझन आई तो फिर मुश्किल हो सकता है। शौर्य आंख खोलकर लकी को हमला करने के लिए आता देखता है और फिर आग वाली हथेली के वार का इस्तेमाल करके लकी की छाती पर इतनी जोर से शांति से वार करता है कि लकी सीधा मैदान से बाहर लोगों की भीड़ में जाकर गिरता है। शौर्य के इस वार से सब लोग चौंक जाते हैं। लकी जमीन पर मुक्का मारते हुए गुस्से से कहता है, ये शौर्य अब लेवल 8 पर भी पहुंच गया। अब सब फिर से इसकी वाह वाह करने लगेंगे। तभी एक आदमी आग से जलती एक गोली लकी के पास लाकर उसे दिखाते हुए कहता है, छोटे मास्टर, ये शक्ति बढ़ाने की गोली है जिसे लीडर जुबैर ने आपके लिए भेजा है। लकी शौर्य को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता था और वो उस गोली को लेकर खा लेता है। इससे एकदम से उसकी शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके अंदर से लाल रंग की शक्ति निकलकर बाहर आ जाती है। शौर्य शांति से खड़ा हुआ था, तभी लकी गुस्से में जोर से चिल्लाता है, मरने के लिए तैयार हो जा शौर्य। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और वीर भी घबरा कर लकी को रोकते हुए कहते हैं, रुक जा लकी। याफी लकी के अंदर आई शक्ति की वजह पहचान कर चिंता करते हुए बताते हुए कहती है, अरे नहीं, इसमें शक्ति बढ़ाने की गोली ले ली। ये सुनकर जयंत सेन का दूसरा साथी चंद सेन चौंक कर कहता है, क्या ये तो एक वर्जित दवाई है। अब्बास खान और जुबैर दोनों इससे काफी ज्यादा खुश होते हैं और आसमान पर पूरी तरह से काले बादल छा जाते हैं। सूर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 10 एक ही वार में काम खत्म। उस गोली को लेने के बाद लकी पागल सा हो गया था। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो गुस्से में शौर्य से कहता है, मरने के लिए तैयार हो जा शौर्य। पिताजी और जोया ये देखकर बुरी तरह से घबरा जाते हैं और जुबैर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। मेडिसिन मास्टर शौर्य को बताते हुए कहते हैं, शौर्य, शक्ति बढ़ाने वाली गोली ने इसकी शक्ति काफी ज्यादा बढ़ा दी है। अगर तुम इसकी ऊर्जा खत्म कर देते हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। शौर्य शांति से खड़ा होकर लकी को देखते हुए मास्टर की बातें सुन रहा था। तभी लकी तेजी से मैदान पर कूदता है और उसके कूदते ही जमीन पर गड्ढा हो जाता है। लकी पूरी ताकत के साथ शौर्य पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से आता है। शौर्य ये देखकर अपना एक पैर आगे बढ़ाकर ऐसे ही शांति से खड़ा हो जाता है। लकी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके शौर्य के करीब आकर उसे जोर से एक मुक्का मारता है। शौर्य एकदम से अपना उल्टा हाथ मजबूती से अड़ाकर उसके हाथ को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ की कोहनी से लकी की गर्दन पर वार कर अपनी ऊर्जा उसके ऊपर छोड़ देता है। इससे शौर्य की आग लकी की सारी शक्ति को एक पल में खत्म कर देती है और वहां आसपास चारों तरफ धुआं फैल जाता है। उस धुएं में किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जैसे ही धुआं साफ होता है और सबको दिखाई देने लगता है और वो देखते हैं कि शौर्य ऐसे ही खड़ा हुआ है और लकी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। इससे सब चौंक जाते हैं। जुबैर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगता है क्योंकि उसका प्लान नाकामयाब जो हो गया था।
वीरसेन और चंद्रसेन दोनों मैदान की तरफ भागते हैं। चंद्रसेन लकी को चेक करता है और वीर शौर्य के पास आकर खड़े हो जाते हैं। चंद्रसेन लकी को चेक करने के बाद शौर्य से कहते हैं, शौर्य तुम बहुत बेरहम हो, तुमने लकी का हाथ तोड़ दिया। इस पर वीर शौर्य का साथ देते हुए चंद्र से कहते हैं, लकी ने उस दवाई का इस्तेमाल करके नियम तोड़ा था और ये उसे उसके कर्म का फल मिला है। वीर इसके बाद सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों इसे यहाँ से ले जाओ और इसके किए की सजा के लिए इसे 3 महीनों के लिए कैद कर दो। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और चंद्र चौंक कर कहते हैं, क्या? अगर शौर्य रहम दिखाता तो आज वो अपनी जान गंवा सकता था। लेकिन लकी का सिर्फ हाथ ही टूटा है, इसलिए इस मुकाबले का विजेता शौर्य है। वीर अनाउंस करते हुए कहते हैं। ये सुनकर पिताजी और जोया काफी खुश हो जाते हैं और शौर्य खुश होकर धीरे से कहता है, मास्टर मैंने कर दिखाया। इस पर मास्टर शौर्य को जवाब देते हुए कहते हैं, ये सब लकी सेन की वजह से ही हो पाया है। अगर वो तुम पर उस वार को नहीं करता तो तुम ये मकाम हासिल नहीं कर पाते। मुकाबला खत्म होने के बाद सब वापस चले जाते हैं। जुबैर काफी परेशानी में अपने घर के अंदर बार बार इधर से उधर घूम रहा था। उसका बेटा वही बैठे हुए एक तलवार को अपने हाथ में लेकर साफ कर रहा था। जुबैर चिंता करते हुए थोड़े गुस्से में कहता है, एक ही साल के अंदर वो 8 लेवल पर पहुंच गया। आखिर वो किस तरह का जीव है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। तभी आगे उसका बेटा कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेन परिवार ऐसे ही खड़ा रहेगा और हमारा परिवार तबाह हो जाएगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मेरे पास एक प्लान है। ये सुनकर जुबैर रुक जाता है और अतरंगी से पूछता है, बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? पहले अतरंगी थोड़ा मुस्कुराता है और तलवार को म्यान में वापस भरकर आवाज लगाता है, लाल सिंह जी आ जाए। इतना सुनते ही जुबैर पीछे की तरफ पलट कर देखता है और एक आदमी 2 लड़कियों को अपनी दोनों बाहों में भरे हुए उनकी तरफ आने लगता है। वो आदमी देखने में थोड़ा डरावना सा था। लंबा चेहरा और लंबे बाल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखें गड्ढे में थी किसी नशेड़ी की तरह। वो दोनों लड़कियों को छेड़ते हुए उस तरफ आ रहा था और वो लड़कियां भी इससे खुश थी और हंसती हुई उसके साथ आ रही थी। वो सब जुबैर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लाल सिंह अभी भी उन लड़कियों को छेड़ रहा था और लड़कियां भी इससे खुश होते हुए हंस रही थी, हा 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 हा। अतरंगी अपने पिता को बताता है, पिताजी ये लाल सिंह है और ये एक रासायनिक है। अतरंगी अब आगे लाल सिंह को बताते हुए कहता है, लाल सिंह जी यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। ये मेरे पिता है जुबैर खान। आपसे मिलकर अच्छा लगा लाल सिंह जी। जुबैर लाल सिंह से कहते हैं। लाल सिंह उन दोनों लड़कियों को छेड़ते रहता है और जुबैर को कोई जवाब नहीं देता। इससे जुबैर चुप होकर उसे घूरने लग जाता है। तभी लाल सिंह कहता है, इतने चुप मत रहो, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है। मुझे खेलने ले लिए रोज लड़कियां चाहिए। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम सेन परिवार को खत्म कर सकते हो। सही कहा ना लड़कियों? ये सुनकर वो लड़कियां हंसने लग जाती है। जुबैर अतरंगी की तरफ देखते हैं और अतरंगी हाथ जोड़ते हुए लाल सिंह से कहता है, लाल सिंह जी आप बहुत समझदार है। लेकिन यमन समुदाय की सपोर्ट होने की वजह से हम सेन परिवार पर सीधा हमला नहीं कर सकते। पर अगर देरी की तो सेन परिवार काफी ताकतवर हो जाएगा। अगर सेन परिवार की यमन समुदाय से सगाई टूट जाती तो हमें कोई परेशानी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लाल सिंह भले ही लड़कियों को छेड़ते हुए खेल रहा था, पर वो सब कुछ सुन रहा था। अतरंगी आगे बताते हुए कहता है, शौर्य सेन काफी आगे बढ़ चुका है और वो उन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो सेन परिवार से है ही नहीं। ऊपर से उसने बाजार से फिर से जड़ी बूटियां खरीदी है। तो इस वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि वो किसी रासायनिक की मदद ले रहा है। अगर हम उस रासायनिक को ढूंढ पाए तो सेन परिवार को जड़ से ही खत्म कर देंगे। लाल सिंह को फिर से लड़कियों के साथ खेलता देखकर जुबैर उसे घूरने लगते हैं और लाल सिंह ये देखकर उन्हें बताता है, मेरे टीचर एक 4थी रैंक के रासायनिक है।
तो फिर तुम घबरा क्यों रहे हो जब तुम्हारे पास पहाड़ जितनी बड़ी सपोर्ट है, तुम्हें बस मुझे कुछ खूबसूरत लड़कियां ही तो देनी है। इतना कहकर लाल सिंह उन दोनों लड़कियों की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो दोनों लड़कियां शर्माते हुए हंसने लगती है। पहले तो जुबैर अतरंगी की तरफ देखते हैं और अतरंगी उन्हें हाँ कर देता है। इसके बाद जुबैर लाल सिंह को हाँ करते हुए कहते हैं, ठीक है, हम आपको वो देने के लिए तैयार है जो आपको चाहिए। तो बताइए आपको किस तरह की लड़की चाहिए लाल सिंह जी। लाल सिंह बताते हुए कहता है, मैंने सुना है कि क्राउन शहर के ऑक्शन की याफी बहुत ही सुंदर औरत है। उसकी सुंदरता सबको पीछे पछाड़ देती है, तो इसलिए मुझे वही चाहिए। अगर तुम मुझे वो ला कर दे दोगे तो तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। ये सुनकर जुबैर और अतरंगी दोनों चौंक जाते हैं और अतरंगी हल्के से हंसते हुए लाल सिंह से कहता है, जीतने के बाद आपको वो मिल जाएगा जो आपने मांगा है। ये सुनकर लाल सिंह जोर जोर से हंसने लग जाता है, ही। शौर्य अपने हाथ में एक रोल को लिए उसे जोया के साथ पढ़ते हुए बाजार में चलते जा रहा था। जोया उसे पढ़कर कहती है, भस्म करने वाली आग, ये तो सेन परिवार की सबसे अच्छी आग की टेक्निक है। पर ये तो 30 रैंक की टेक्निक है, अगर तुम अपने लेवल बढ़ाते रहोगे तो फिर क्या करोगे। शौर्य अभी कोई जवाब नहीं देता और रोल को वापस से फोल्ड कर लेता है। मास्टर उससे कहते हैं, इसके बारे में चिंता मत करो। एक बार तुम उस रैंक तक पहुंच जाओ तो फिर मैं तुम्हें इससे भी अच्छी एक टेक्निक दे दूंगा। ये सुनकर शौर्य खुश हो जाता है और जोया को जवाब देते हुए कहता है, मैं कोई अच्छा रास्ता ढूंढ लूंगा जोया। फिक्र मत करो। ठीक है, तुम ही वो इंसान हो जिस पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ और मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। जोया प्यार से शौर्य से कहती है। इतना कहकर जोया शौर्य का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों अब आगे जाने लगते हैं। जोया पूरी तरह से सतर्क रहती थी और आसपास हर एक चीज को परखती रहती थी। उनके पास से एक आदमी उदास अपना चेहरा लटकाए निकलता है और जोया उसे ध्यान से देखती है और उसके पास से गुजर जाने के बाद शौर्य से पूछते हुए कहती है, शौर्य, क्या तुमने अभी नोटिस किया आज का दिन बाकी के दिनों से कुछ अलग लग रहा है। आसपास कोई भी काम नहीं कर रहा था और ना ही बाजार में ज्यादा भीड़ थी। दुकानदार अपनी दुकान पर मुंह लटकाकर या उदास बैठे हुए थे। शौर्य भी ये महसूस करता है और जोया को जवाब देता है, कह तो तुम सही ही रही हो जोया। आज कुछ तो अलग बात है। इतना कहकर शौर्य पास एक दुकान पर सोते लड़के की तरफ जोया के साथ जाता है और उसे जगाते हुए मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, हे, रात में नहीं सोए थे क्या। वो लड़का उठ जाता है और शौर्य और जोया को देखकर कहता है, मास्टर शौर्य, बहन जोया, आप यहाँ। जोया उससे पूछती है, यहाँ चल क्या रहा है, लोग काम क्यों नहीं कर रहे। वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते, कुछ परेशानियों की वजह से ऐसा हो रहा है। शौर्य उसकी बात सुनकर पूछता है, कौन सी परेशानी। वो लड़का निराश होते हुए बताता है, जुबैर परिवार ने फिर से जवान बनाने की गोलियां बनाई है और उन्हें सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, जिससे लोग उनकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। बहुत से दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वही चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेन परिवार का बाजार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शौर्य भी ये सब जानकर सोच में पड़ जाता है और तभी मास्टर शौर्य से कहते हैं, चिंता मत करो, मेरे पास एक इलाज है। मास्टर से ये सुनकर शौर्य जोया के साथ वापस घर आ जाता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। मास्टर शौर्य को एक पर्चा पकड़ाते हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ था और उसे लेने के बाद शौर्य अपना लबादा उड़कर फिर से ऑक्शन हाउस की तरफ निकल जाता है।